कैसे हैं आप लोग? हेलो अभिषेक, राज, शिक्षा, श्वेता, ब्रजमोहन, कौन कौन बने हुए हैं? हाँ, जो बने हुए हैं कृपया रिस्पॉन्ड करें। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियरली? हाँ, वेरी गुड। चलिए, ब्रजमोहन, राइट राइट। चलिए, तो आप सभी लोग इस साल जो 2019 वाली मेंस हो रही है उस वो दे रहे हैं या अभी फ्रेशर है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा तो मुझे और बेहतर होगा आपको ओरिएंट करना। आज जो हम लोग चक्रव्यूह और मंथन, दो सीरीज है हम लोग की, ये शुरू हो रही है और इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, हाँ, 2019 मेंस आप देने वाले हैं, बड़ी बहुत अच्छी बात है। क्या विषय है आपका ब्रजमोहन? अभिषेक राज नेक्स्ट ईयर, नेहा सिंह। तो मोर ओवर आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। आज के चक्रव्यूह में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की चक्रव्यूह कर रहे हैं और एक्चुअल मायने में ये जो चक्रव्यूह की अवधारणा है, ये दरअसल जिस तरीके से आयोग चक्रव्यूह रचता है और आपको अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह से निकलना होता है, राइट? तो आज वो देखते हैं कि किस तरीके से आपके सामने आपके लिए चक्रव्यूह आयोग बुनता है और कल के सेशन में हम लोग उस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका देखेंगे, उस पर मंथन करेंगे, राइट? गुड इवनिंग स्नेहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो सवाल है, मुख्यतः आपके पास जो मुख्य परीक्षा है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। अंततः जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो मुख्य परीक्षा के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स से बनती है। प्रीलिम्स जो ढंग से तैयारी करते हैं उनका निकल जाता है, मैं मानता हूँ। तो मुख्य परीक्षा सबसे चुनौतीपूर्ण है। और एक चीज और भी, अगर स्पेशली यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर बात की जाए तो एक और भी अहम बात है कि 2018 से इनका पैटर्न चेंज हो गया और पैटर्न चेंज होने के बाद अभी सिर्फ एक एग्जाम हुआ है और अभी जो जुलाई में होने वाली है ये दूसरी परीक्षा होगी। तो पीछे का ट्रेंड आपके पास यूपी पीसीएस के हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाने का ट्रेंड यूपीएससी में लंबे समय से है। जो यूपीएससी की चेंज पैटर्न 2013 में अप्लाई हुई थी उसमें और उसके पहले भी इंटरनेशनल रिलेशन का ट्रेंड रहा था, राइट? तो कुल मिला के एक साल के यूपी पीसीएस का सवाल है और उसी तरीके से बिहार पीसीएस के सवालों को अगर देखेंगे तो वहां भी इंटरनेशनल रिलेशन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। तो प्राइमरीली बेशक यूपी पीसीएस के सिर्फ एक साल के पेपर हैं और उस एक साल में 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे गए एक्सक्लूसिवली। अगर इंटरनेशनल रिलेशन से कहेंगे तो 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। तो इन सारे आयोगों से जो इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, अगर उसको देखें तो ये समझना होता है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। एग्जामिनर फाइनली आपसे, या जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और उसके बाद आप फिर उसकी आंसर आप बुनते हैं। तो एक्सपेक्टेशन समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कई परतें होती हैं दरअसल, ठीक है? उन परतों को आपको परत दर परत उसे उकेरनी है ताकि आप जो उसकी एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन में उसको पूरा करने में सक्षम हो सके। कई बार होता क्या है कि कैंडिडेट को ये लगता है कि हमने तो सारी बात कह दी है लेकिन फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आए, ठीक है? सारी बात एक्चुअल मायने में हो सकता है कि उस किसी एक क्वेश्चन के कई पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष, 3 पक्ष, 4 पक्ष हो सकते हैं, ठीक है? कई परतें हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कई परतें हो गई, कई एस्पेक्ट्स हो गए। उसमें पॉसिबल है किसी कैंडिडेट ने सारे एस्पेक्ट्स को टच नहीं किया है, कुछ एस्पेक्ट्स को ही टच किया है। वैसी परिस्थितियों में जो मार्किंग होगी, जितने एस्पेक्ट को आप टच करेंगे उतने परसेंट के हिसाब से आपकी मार्किंग हो जाएगी, बाकी आपकी मार्किंग से बाहर चला जाएगा, राइट? तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं, दोनों तरह की बातें हैं जो ओवरऑल मेंस के मार्क्स को डिटरमाइन करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से
आपके सामने चक्रव्यूह आयोग बनता है और आपको कैसे उस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिशें करनी होती है, राइट। ये एक चीज और बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशंस के केस में ये बहुत ही डायनेमिक एरिया है। और एक बड़ी अच्छी बात है, प्रियंका सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि चूंकि पैटर्न नया है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस हुआ करते थे और बिल्कुल नया पैटर्न है, इसलिए जितने पुराने कैंडिडेट्स हैं और नए कैंडिडेट्स हैं वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिसको लेवल प्लेइंग कहते हैं। सब समान धरातल पर आ चुके हैं। इसमें नेचुरली उन लोगों को बेनिफिट है जो यूपीएससी बैकग्राउंड से तैयारी करते चले आ रहे हैं, राइट। जिनकी यूपीएससी बैकग्राउंड से तैयारी है वो तो उनका तो ठीक है, लेकिन जिनकी यूपीएससी बैकग्राउंड से बैकग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ पीसीएस सेंट्रिक तैयारी करते रहे, उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। और मोर ओवर मैं समझता हूँ कि उनको छोड़ दिया जाए यूपीएससी वालों को, तो बाकी सभी लोग, ओल्ड और न्यू का भेद तो खत्म हो गया, न्यू भी उसी फुटिंग पे है, इस फुटिंग पे ओल्ड है, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार मेंस में बैठ रहे हैं, तब भी आपके लिए लेवल प्लेइंग है और आप उसी तरीके से समान परफॉर्मेंस कर आप उसमें अपने परिणाम को लाने में सक्षम हो सकते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अब जो ये जो ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट है, उसमें एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हाईली डायनेमिक है, बहुत गत्यात्मक है, डायनेमिक है, इसमें परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन का अपना एक बेस होता है, ठीक है। वो बेस जल्दी नहीं बदलता है, ठीक है। उस बेस में अगर कोई बदलाव इंट्रोड्यूस भी किया जाता है तो उसमें वक्त लगता है, समय लगता है, राइट। तो एक आपको कॉन्टिन्यूटी भी इसमें दिखाई देती है विद चेंज। तो आपको इन दोनों पर एक आप कह सकते हैं दोनों को बैलेंस करना पड़ता है अपने आंसर्स में कि भाई कॉन्टिन्यूटी में चीजें क्या हैं और किस तरह की चेंजेस उसमें आ रही है। तो ये कुल मिला के इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट थीम होती है कि आपको जो चीजें चली आ रही हैं, चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, उन पर नजर बनाकर रखना है और वो भी समझना है, वो पहलू भी जहां पे परिवर्तन हो सकते हैं, परिवर्तन हो रहे हैं इत्यादि, राइट। आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में बहुत कुछ बदल रहा है, कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया और इनफैक्ट आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट हुआ है, प्राइमरीली, मुख्यतः। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपको पता है कि दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, सोवियत ब्लॉक था और यूएसए का ब्लॉक था। उन दो ब्लॉक के बीच में कोल्ड वॉर हुआ और उस कोल्ड वॉर की समाप्ति 1991 में मानी जाती है, राइट। 1991 के बाद, तो 1991 से लेके 1945 इस दौर के बीच की अगर बातें देखेंगे तो प्रमुखता उस समय एक आपको दिखाई देगा, विभिन्न देशों का समीकरण बन गया था आपस में। जो प्रो यूएस थे वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, पूंजीवाद को फॉलो करते थे और वो सभी एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो कहते हैं, नाटो के तहत वो आ जाते हैं। और जो यूएसएसआर के फॉलोअर थे जिनको सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो सोशलिस्ट या कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, कंट्रीज हैं, वो भी एक सिक्योरिटी पैक्ट के तहत आ गए थे जिनको वार्सा पैक्ट कहते थे, राइट। तो मोर ओवर अगर आप देखें इन दोनों चीजों को, लेकिन वार्सा पैक्ट खत्म हो गया 1991 में, उस नाटो कंटिन्यू रहा। तो ये माना जाता है कि ये जो रिलेशनशिप डेवलप हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करते रही। प्राइमरीली जो इसमें लड़ाई थी सोवियत ब्लॉक की या सोशलिस्ट ब्लॉक की और कैपिटलिस्ट ब्लॉक की, उसमें कैपिटलिज्म की ताकत बरकरार रही और कैपिटलिज्म के शिखर पे या जो नेतृत्व करता था वो अमेरिका था। तो अमेरिका के नेतृत्व में कुल मिला के दुनिया आगे बढ़ती है। इसको कई बार कहा गया कि ये यूनिलेटरल वर्ल्ड है, एक ध्रुवीय दुनिया है। इससे पहले की दुनिया 1945 के बाद की दुनिया अगर देखेंगे, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है, तो दो ध्रुव निर्मित हुए, यूएसएसआर एक ध्रुव बना, दूसरा यूएसए बना। लेकिन यूएसएसआर के पतन के बाद एक ही ध्रुव रह गया, तो उसको कई बार यह भी कहा गया कि अमेरिका सुपर कॉप वाली स्थिति में है। तो 1991 से लेके 2008 तक, प्राइमरीली 2008 का समय वो है जब वर्ल्ड में सब प्राइम क्राइसिस आता है। और इस सब प्राइम क्राइसिस के समय आप देखेंगे कि आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है, स्लो डाउन होती है, फिर बीच में एक अर्थव्यवस्था हिचकोले आती है और मोर ओवर आप देखें तो वही सिचुएशन है। और कोरोना ने आकर पूरी तरीके से मंदी, पहले लोग कह रहे थे कि मंदी है नहीं है, ठीक है, उसमें संदेह था, लेकिन अब कोई
इस बात के लिए नहीं कह रहा है कि मंदी नहीं है, मंदी है। कोरोना ने बहुत क्लियर कर लिया कि हम लोग रिसेशन में आ चुके हैं, ठीक है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है। तो 2008 ऑनवर्ड्स माना जाता है, ठीक है। 1991 से लेकर 2008 तक का एक समय है जब दुनिया के शिखर पर यूएस है और वो पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को अपने हिसाब से मैनेज करने में सक्षम है, क्योंकि कोल्ड वॉर की उसने लड़ाई लड़ी तो उसके पास ये क्षमताएं हासिल हुई थी, राइट। अब आप देखेंगे कि लास्ट 15-20 ईयर्स की स्पेशली बात करें तो एक नया फैक्टर राइज हुआ वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, जिसको आप चाइना कहते हैं। चाइना फैक्टर राइज हुआ है और यूएसएसआर, जिसको उसने कंक्लूसिव रूप से हरा दिया था कोल्ड वॉर के समय, अब एक नए कोल्ड वॉर के शुरुआत की बातचीत होने लगी, ठीक है। ये धीरे धीरे समस्याएं, ये जो चुनौतियां होती है, किसी भी सुपर पावर को आप तुरंत इमीडिएटली ऑनलाइन में चैलेंज नहीं कर सकते। छोटे छोटे स्मॉल चैलेंजेस थे जो कि अब बड़े हो गए हैं और अब क्लियरली दिखने लगे हैं कि कोल्ड वॉर है। और अभी तो यूएस के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि वी आर इनटू न्यू कोल्ड वॉर विद चाइना। तो अब कोई इसमें डाउट नहीं रह गया है कि कोरोना के बाद तो बिल्कुल एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, जिसमें इसमें एक पक्ष का नेतृत्व चाइना करेगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर 1945 के बाद प्राइमरीली बनी थी और उसमें 1991 में यूएस उसके शिखर पर आ जाता है, अब उसमें एक परिवर्तन आपको दिखाई देता है। और इस वजह से आप देखिए तो नए अलाइनमेंट्स एंड री अलाइनमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि जो महत्व या जिन चीजों का महत्व 1945 ऑनवर्ड्स थी, अब उन चीजों के महत्व में कमी आई है, राइट। जो थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं, स्पेशली जो कि यूनिलेटरल वर्ल्ड है तो यूएस शिखर पे है, तो यूएस के अगर आप देखेंगे यूएस के लिए जो चुनौती है वो चुनौती अब शिफ्ट हो गई। पहले यूएसएसआर और बाद में रसिया कोई बहुत बड़ा थ्रेट कभी नहीं रहा, क्योंकि उसने मैनेज कर लिया था, राइट। जो थ्रेट इमर्ज हुआ वो चाइना की तरफ से थ्रेट इमर्ज हुआ है, राइट। तो अब ये एक नया थ्रेट इमर्ज हो रहा है, इसलिए फिर से एक नया अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट आपको पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रही है। एक और भी देखें, कॉन्टेक्स्ट भी अगर देखें तो पहले जो प्रमुखतः राजनीति चल रही थी वर्ल्ड की, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ी राजनीति चल रही थी, अगर आप देखें, गुड इवनिंग, उसमें आप देखें तो ऑयल पॉलिटिक्स का बड़ा अहम रोल था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर ऑयल था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही आप देखेंगे कि ऑयल के महत्व को अमेरिका ने सबसे पहले स्वीकार कर लिया था। इसलिए मिडिल ईस्ट के देशों में, जो खाड़ी देश कहलाते हैं, वहां अमेरिका ने अपनी पेनिट्रेशन की और देखते देखते मोटे तौर पर रसा के साथ फाइट हुआ। अफगानिस्तान में फाइट बहुत तीव्रता के साथ दिखाई दिया, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों को बहुत बेइज्जती के साथ हटना पड़ा था तालिबान के हाथों, जिसको कई बार ये भी कहा जाता है कि यूएस ने उन्हें प्रश्रय दिया था, जो भी। तो कुल मिला के यूएस ने अपनी हेजिमनी, अपने प्रभुत्व को बना के रखा हुआ था, राइट। वो कॉन्टेक्स्ट था ऑयल पॉलिटिक्स का। हालांकि अब ऑयल पॉलिटिक्स का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ऑयल पे जो ओपेक कंट्री है, खाड़ी देश प्रमुखता आप कह लें, जो उनका एक वर्चस्व था वो समाप्त होने लगा है और तेल अब कई जगह प्रोड्यूस होने लगा है। और इवन अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी हो चुका है, और इवन जो यूरोपियन नेशंस हैं वो भी ऑयल और गैस अपने सोर्सेस से प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम हो गया है। तो कुल मिला के इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र, उसके भौगोलिक परिस्थिति और उसके रणनीतिक महत्व के आधार पे बात करते हैं तो वो जियोपॉलिटिक्स कहलाता है। तो कुल मिला के आप देखें तो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी इसको कहते हैं, जो भू सामरिक वास्तविकताएं हैं, वो भी लास्ट 10-15-20 ईयर्स में बदली है, राइट। तो थ्रेट कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। जो ऑयल की पॉलिटिक्स थी या जो जियोपॉलिटिक्स था वो भी चेंज होकर अब मिडिल ईस्ट से ये शिफ्ट होकर दक्षिण एशिया पैसिफिक, एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आप देखें तो साउथ चाइना सी का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ चाइना सी पे जिस तरीके से चाइना उसमें लगातार जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं या इवन जो आसपास के देश है साउथ चाइना सी के, उनके अधिकारों को वो डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है, ठीक है। और ये अपने आप में ट्रेड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इस रास्ते से होकर जाता है। इसको सेकंड पर्शियन गल्फ भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेड के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट है, प्लस ऑयल और गैस के भी बहुत बड़े भंडार, मतलब प्रूवन वहां पे भंडार मौजूद है। तो इन सब सारी चीजों से आप देखें तो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी थी वो बदल रही है। अब दूसरी जो भौगोलिक
स्थान है वो ज्यादा महत्व ग्रहण करता है। तो निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के लिए, जो कि वर्ल्ड के शिखर पे आज भी है, बेशक 15 सालों में उसकी स्थितियां, या 10 सालों में, या 2008 ऑनवर्ड्स आप बात करें, लास्ट 10 इयर्स में उसकी स्थितियों में लगातार गिरावट आई है। ये भी एक तथ्य है, क्योंकि जितने भी डेटा हैं, इकोनॉमिक डेटा है बेसिकली आप देखें तो उसके इकोनॉमिक डेटा बहुत फेवरेबल नहीं है। उसके यहाँ ट्रेड अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट उसके पास बहुत ज्यादा है। तो उसकी अर्थव्यवस्था की वो ताकत नहीं रही, हालांकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और उसकी जो करेंसी है वही वर्ल्ड की सबसे मान्य करेंसी है। ठीक है, अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे कि दुनिया को ट्रेड चलाता है तो ट्रेड किस करेंसी में होता है। ठीक है, जो डॉलर की एक्सेप्टेंस है वो किसी और करेंसी की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड में नहीं है। डॉलर का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? यूरो नहीं हो सकता है। यूरो में तो खुद ही आप देख रहे हैं कितने संकट है, यूरोपियन यूनियन का ब्रेक्सिट चल रहा है। स्टर्लिंग पाउंड जो ब्रिटेन का रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं रही है कि उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे लोग। इवन चाइना के युआन पे भी लोग बहुत भरोसा करने की स्थितियों में नहीं है। जापानीज येन पे भी, येन की भी स्थितियां आपको ऐसे नहीं दिखाई देती हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपको अल्टीमेटली फाइनली यही दिखाई देगा कि डॉलर ही आज भी सबसे ताकतवर और सबसे आप कह सकते हैं पसंदीदा करेंसी पूरी दुनिया भर में मौजूद है। तो यूएस की डोमिनेंस में कमी आई है, यूएस का डोमिनेंस खत्म नहीं हो गया, ये ध्यान रखना है। तो जियो पॉलिटिकल रियलिटी में चेंजेस आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी जो जियो पॉलिटी थी वो एकदम खत्म, ऑयल एकदम खत्म हो गई, नहीं। ऑयल और ऑयल रीजन में अमेरिका का इंटरेस्ट आज भी बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, राइट। दूसरा है कि नए एरियाज इमर्ज कर रहे हैं, इसलिए जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दूसरे एरिया का बढ़ गया, ये आप कह सकते हैं। जैसे एशिया पैसिफिक रीजन का महत्व तो काफी बढ़ गया है। तीसरा, अगर अमेरिका के लिए आप थ्रेट्स देखते हैं तो अमेरिका के लिए थ्रेट पहले रसिया था, लेकिन अब उसके थ्रेट चेंज हो रहे हैं और चाइना उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट के तौर पर सामने आया है। छोटे छोटे देश, उत्तर कोरिया जैसे देश अगर अमेरिका के साथ भिड़ने की हिमाकत करते हैं तो वो चीन के उस कावे पर ही ये संभव है। इधर ईरान आंखें दिखा रहा है अमेरिका को रूस के शहर पर, और इधर चाइना उत्तर कोरिया आंखें दिखा रहा है चीन के शहर पर। तो अल्टीमेटली अमेरिकन थ्रेट को अगर देखें तो उनके लिए इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक थ्रेट चाइना बन के उभर रहा है, इसलिए उसकी स्थितियां मोटे तौर पे आप देखेंगे गिरावट का ट्रेंड उसमें दिखाई देता है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है जो कि सिग्निफिकेंट तरीके से लास्ट 10 इयर्स में 2008 को आप एक मार सकते हैं डिमार्केशन लाइन, उसके बाद ये बदलती हुई दिखाई दे रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, चूंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो आप ये कह सकते हैं अभी तक की सारी डिस्कशन में मैं फोकस कर रहा हूं कहाँ पे, तो अमेरिका पे फोकस कर रहा हूँ, राइट। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। इंडिया पे इसलिए फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि दुनिया के शिखर पे अमेरिका ही है आज भी, और अमेरिका सेट करता है वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होगा, वर्ल्ड अफेयर्स में क्या होगा, ये आज भी सबसे बड़ा प्राइम मूवर अगर कोई है तो वो अमेरिका ही है। इसलिए अमेरिका के इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। और हम लोग क्या करेंगे, हर देश इनफैक्ट क्या कर रहा है, ये जो अमेरिकन इंटरेस्ट चेंज हो रही है उसकी वजह से अलाइनमेंट एंड रीअलाइनमेंट हो रहा है, बहुत सारे परिवर्तन होने हैं। उन परिवर्तनों में हम लोग अपनी स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। भारत ने भी अपनी स्थितियां बदली हैं इन सारे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर भारत को आज प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये जिस तरीके से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, इसके पास मिलिट्री वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री इसके पास है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो इंडिया भी वो कोल्ड वॉर वाले इंटरनेशनल रिलेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उस समय हम लोग दीनहीन थे, खाने के लिए भी हमारे पास नहीं था। जिसे कहते हैं विशुद्ध भाषा में, हमें गेहूं भी अमेरिका से आयात करना पड़ता था, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं। आज हम लोग रूस जैसे विकसित देश को भी लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, जिसको हेल्प कहते हैं, राइट। तो भारत की रियलिटी भी बहुत बदली है इन दोनों अगर आप देखें तो। लेकिन प्राइमरीली इंटरनेशनल रिलेशन का मूवर यूएस और उसके इंटरेस्ट होते हैं। और आप देखेंगे हम लोग की जो स्थितियां, हर देश अपनी जो उसकी स्थिति है उसी, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा नया, उसमें वो अपनी भागीदारी, बेहतर भागीदारी, मजबूत भागीदारी, सक्रिय भागीदारी बनाने की कोशिश करेगा। तो भारत उसी दिशा में आप देखेंगे कार्यरत होता है। और अगर आप क्वेश्चंस उठाकर देख लें तो चूंकि यूपी पीसीएस का हम लोगों के पास सिर्फ 1 साल का प्रश्न है, राइट,
तो हमें यूपीएससी के क्वेश्चंस देखने होंगे और बिहार पीसीएस के क्वेश्चंस देखने होंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड पीछे से चला आ रहा है। तो अगर 5 सालों के क्वेश्चन का ट्रेंड इन तीनों आयोगों का अगर आप देख लेंगे तो आपके पास यूपी पीसीएस का तो 1 साल का ही है, तो आपको ये रियलिटी दिखाई देगी जो मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्डर में जो चेंजेस आ रही है वो क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो रही है। और इंडिया, चूंकि आप इंडियन है, इंडियन सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत किस तरीके से इस बदलती हुई परिस्थितियों में अपने लिए एक मजबूत राह तलाशता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए चुनौतियां भी निकल के आ रही है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, तो इंडिया के लिए चैलेंजेस भी क्रिएट हो रहे हैं। तो आप लगातार देखेंगे कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, किस तरीके से वर्ल्ड में तब्दीली हो रही है, वर्ल्ड के इक्वेशंस बदल रहे हैं, और भारत की जो महत्वाकांक्षा है या भारत की बढ़ती ताकत है उसमें वो कैसे इन संबंधों में अपने लिए एक माकूल और एक बहुत जबरदस्त, आप कह सकते हैं, भूमिका वाली एक जगह तलाशता हुआ दिखाई देता है। तो आज के चक्रव्यूह में हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे उन क्वेश्चंस को जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार पीसीएस से पूछे गए हैं, और फिर उसमें क्या आपसे किस तरीके से क्वेश्चन चक्रव्यूह आपके सामने रच रहा है वो मैं आज हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। और कल के सेशन में हम लोग इस चक्रव्यूह से निकलने के, यानी कि इसके उत्तर में क्या क्या चीजें सम्मिलित होनी चाहिए उसको देखिए। एक अच्छा आंसर, ठीक है, एक अच्छा आंसर हमेशा तभी प्रोड्यूस किया जा सकता है जब क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब तक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आंसर अच्छा प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्वेश्चन के हर पक्ष पर विचार किया जाना चाहिए ताकि पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि ये आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। जो मैंने आपसे कहा पहले, मोटे तौर पे मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स करते क्या है कि उनको जितना पता होता है ना, वो जैसे कोई चीज इंडो रसिया दिखा नहीं कि वो सारी इंडो रसिया पे लिख डालते हैं, इंडो जापान दिखा नहीं, इंडो जापान की सारी बातें लिख डालते हैं। लेकिन कुछ भी आप लिखते हैं वो आपको मार्क्स नहीं दिला सकता है। मार्क्स वही दिलाएगा जो आपसे पूछा गया है उसके आप आसपास की चीजें लिखते हैं। कहते हैं ना कि डोंट हिट अराउंड द बुश, आपको टारगेट पे हिट करना है। आपको ये समझना है कि व्हाट इज डिमांडेड और व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। जो प्रश्न में पूछा गया है, जो प्रश्न में आपसे मांगा जा रहा है, उसको जब तक आप नहीं चोट पहुंचाएंगे, उसको हिट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको लिखने की स्थितियों में नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और आइए देखते हैं, इस चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है यूपीपीसीएस का, मैंने प्रश्न लिया, 1 ही साल का प्रश्न ही है हम लोग के पास नए पैटर्न में, और उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो पेपर 2 का। ये जो सेगमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो पेपर 2 में है यूपीपीसीएस के, और यूपीएससी के भी पेपर 2 में है, और बिहार पीसीएस के पेपर 1 में है। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के नाम से आता है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, राइट। तो पहला जो चक्रव्यूह आपके लिए है वो है, कश्मीर मामले में भारत की मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? भारत कश्मीर मामले में मीडिएशन का विरोध क्यों करता है, राइट? व्हाई इंडिया अपोज टू द मीडिएशन ऑन कश्मीर। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या रिक्वायर्ड है ये समझना है, ठीक है। कल हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी निकालने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि मध्यस्थता का विरोध, कश्मीर में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? तो क्वेश्चन का मूल प्रश्न है कि मध्यस्थता का विरोध क्यों। क्वेश्चन छोटा है, इसमें ज्यादा, इस शॉर्ट क्वेश्चन है, 125 वर्ड में लिखने के लिए कहा गया है आपसे, तो 125 वर्ड बहुत कम होता है। मध्यस्थता का विरोध इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। और जब मध्यस्थता की विरोध होगी तो नेचुरली मध्यस्थता किस चीज की होती है? जहां पे समस्या हो। तो कश्मीर की समस्या, इसमें उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। कश्मीर की समस्या, देखिए क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं लिखा कि कश्मीर की समस्या के बारे में बताए। कश्मीर में उसने सीधे सीधे लिख दिया कि मध्यस्थता किस चीज की होती है? जहां कोई विवाद हो, प्रश्न हो, इत्यादि इत्यादि। तो कश्मीर की समस्या, विवाद, प्रश्न, ठीक है, इसके बारे में यहाँ ये भी इसके अंदर नहीं थे। दूसरा चीज आप देखें तो समस्या, विवाद और प्रश्न को देखें तो कश्मीर की समस्या का स्वरूप बदल गया आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसके हटाए जाने के बाद। अब कश्मीर की समस्या का पक्ष दूसरा हो गया। अब प्रमुखता भारत के लिहाज से अगर बात करेंगे तो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान कहता है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया है, अब वो समस्या नहीं है हमारे हिसाब से, वहां समस्या है। दूसरा, कश्मीर की समस्या में आप लगातार देखेंगे मानवाधिकार की रिपोर्ट बड़ी अहम होती है, उसमें यूएन की इन्वॉल्वमेंट है। तो मानवाधिकार
की अवहेलना, अभी रिसेंटली 370 आर्टिकल के बाद भी यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स ने ये बात कही है, ठीक है। यूएस के भी डेलीगेट्स ने ये बात कहा है, ठीक है। यूएन में भी ये बात उठाई गई है, तो मानवाधिकार की अवहेलना, ठीक है। तो अब इसमें मोटे तौर पे वो कह रहा है कि मध्यस्थता का विरोध, लेकिन आपको इसमें कश्मीर की समस्या का बेहतर तरीके से और यहाँ मानवाधिकारों के प्रश्न का बेहतर तरीके से निश्चित तौर पे आपको बताया जाना चाहिए। और देखिए, मध्यस्थता का विरोध का एक मतलब ये भी है कि मध्यस्थता की जरूरत किसे पड़ती है? मध्यस्थता की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जो खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो एक तरफ भारत की महत्वाकांक्षा ये है और भारत की जो घोषित रणनीति ये है कि भारत एक महाशक्ति, एक क्षेत्रीय शक्ति तो है ही, और महाशक्ति बनने की दिशा में है, विश्व गुरु बनने की दिशा में है, और इसे खुद से रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे की मध्यस्थता करानी पड़ रही है। तो ये जो इंडिया का अप्रोच है टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, एम्बिशन, अपेक्षाएं हैं, ये भी इसके चर्चा का पार्ट है। इंडियाज इंडिया की महत्वाकांक्षाएं, स्थिति, क्षेत्रीय शक्ति की स्थिति है, क्षेत्रीय नेतृत्व है। हम खुद सभी को नेतृत्व देने के इच्छुक हैं और हम चाहते हो कि हम भाई आओ हमारा ही मसला सुलझा पाओ। तो ये इस प्रश्न में आपके निहित है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, बेशक उसने एक छोटा सा शब्द लिखा मध्यस्थता, लेकिन इसके कई मायने आपको दिखाई देंगे। ऐसे आपको क्वेश्चंस को बोलना है, इससे बहुत बाकी ज्यादा नहीं है, ये 4-5 पक्ष इसमें जरूर आपके क्वेश्चंस में डील होने चाहिए। तो इस तरीके से इसमें अगर चक्रव्यूह देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन एस्पेक्ट्स की चर्चा इसमें प्राइमरीली की गई है। और एक इसमें चाइना फैक्टर तो हर जगह आप डालेंगे ही। एंड ऑफ द डे कोई भी मध्यस्थता होती है तो जो बड़ी शक्तियां हैं, क्षेत्रीय शक्तियां, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो सुपर पावर्स के तौर पे आज भी यूएसए और रसिया है, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। फिर चीन की इन्वॉल्वमेंट इसमें, क्योंकि वो भी एशिया की एक क्षेत्रीय शक्ति है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे बहुत सारे हम लोगों के अभी डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, स्पेशली बाउंड्री डिस्प्यूट तक देखें तो लद्दाख आप देख ही रहे हैं, लद्दाख नौकनाल ये सब। तो चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाएगी मध्यस्थता में। जब मध्यस्थता के लिए ओपन होगा मामला, तो आप एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा पक्ष भी तो होगा ना, वो भी तो किसी को पंचायती के लिए बुलाएगा। तो इसमें चीन को अनावश्यक तरीके से ऐसे मसलों में इंटरवीन करने का मौका मिल जाएगा। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई भी देश अगर आएगा किसी मध्यस्थता में भी, तो वो अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने नेशन के इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आइडियलिज्म और दूसरे को कहते हैं रियलिज्म। आइडियलिज्म ये है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि मसलों का पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए, और रियलिज्म ये है कि जो पीसफुल सोल्यूशन होनी चाहिए दुनिया की, उसमें हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो अगर कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, चाहे वो समस्या हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो चीन अगर अपने इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ाएगा, तो हमारे हितों के विरुद्ध जाएगा। तो मध्यस्थता का विरोध, ठीक है, मध्यस्थता का विरोध कई सारी चीजें अपने अंदर समेटे हुए, इन्हीं की चर्चा 125 शब्दों में इस प्रश्न में करनी थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंटरनेशनल ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2018 का, 2018 का क्वेश्चन है ये। 125 वर्ड्स में आपको लिखना है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये। तो यहाँ पे एक पक्ष जो ये है अधिकार क्षेत्र की बात कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, आईसीजे का जुरिस्डिक्शन क्या है। क्वेश्चन को हमेशा तोड़ना है, ठीक है, उसकी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इसको तोड़ देना है, सर्जरी कर देनी है। और सर्जरी करने के बाद आपको ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसमें किन किन चीजों को रखना है, राइट। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ द आईसीजे जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार, उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर रहा है कि ये क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है।
दूसरा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप इंट्रोडक्शन के लिए बेशक आईसीजे के बारे में एक लाइन लिख दीजिए, 2 लाइन लिख दीजिए, क्योंकि 125 शब्दों में बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन लिखने का भी स्कोप आपके पास नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल बड़ा क्वेश्चन हो। तो यहाँ बहुत ज्यादा एक लाइन में कि भाई यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूएन से रिलेटेड है या हेग में स्थित है, कुछ इस तरह का जो भी आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और उसके तुरंत बाद आपको क्षेत्राधिकार में स्विच ओवर करना पड़ेगा। और दूसरा कह रहा आलोचनात्मक परीक्षण करने का। आलोचनात्मक परीक्षण का क्या मतलब होगा? क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकली एग्जामिनेशन करने का मतलब यह है कि आप क्षेत्राधिकार को तो बताएंगे कि इसके क्षेत्राधिकार कितने तरह के होते हैं। जैसे क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो एक तो इसकी जो क्षेत्राधिकार होती है लीगल क्षेत्राधिकार इसको कहते हैं, ठीक है ना, लीगल जो कानून से रिलेटेड है, जो और बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार को तरीके से पूरे तरीके से बताएंगे कि कितने टाइप की लीगल भी है, तो किस पर है, जो पार्टी हैं आईसीजे को मानने वाले हैं उन पर तो इसका क्षेत्राधिकार जाता है, लेकिन जो नहीं मानने वाले हैं क्या उन पर भी क्षेत्राधिकार जाता है। ठीक है, फिर क्षेत्राधिकार में क्या, ये फैसले, चूंकि कोर्ट है तो फैसले सुनाएगी, तो इसके जो फैसले होते हैं वो लागू भी होते हैं। और अगर फैसले होते हैं तो लागू कैसे कराए जाते हैं, अगर कोई फैसलों को नहीं मानता है तो क्या प्रोविजन है उसके लिए। क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे देश भर का जो सिस्टम है, हर देश में कोर्ट का, अगर कोर्ट कोई आदेश देती है उसका पालन नहीं किया जा रहा हो या किसी के द्वारा उससे इनकार किया जा रहा हो, तो फिर पुलिस व्यवस्था है जो कि उसको इम्प्लीमेंट कराती है। तो आईसीजे के लिए क्या व्यवस्था है इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ज्यूरिसडिक्शन को पूरी तरीके से खोलने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा मामला है ये जो आमतौर पे देखिए ये इंटरनेशनल है, ठीक है, और अभी तक लॉ ऑफ लैंड का ही कॉन्सेप्ट, सभी सॉवरेन नेशंस संप्रभु राष्ट्र हैं, और संप्रभु राष्ट्रों के संगठन में संप्रभुता किस तरीके से आएगी। ठीक है, ये अपनी संप्रभुता जब तक उसे देंगे नहीं तब तक वो संप्रभुता अपनी तरफ से लाएगा नहीं, और कोई भी नेशन अपनी संप्रभुता छोड़ने को रेडी नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी संप्रभुता में कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आप फिर वो गुलामी की दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इट इज द फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। इसको तुरंत डोमेस्टिक लेवल पे माहौल बन जाता है कि आप अपने घरेलू विदेश नीति से, मतलब घरेलू स्तर पर अपने विदेश नीति से समझौता कर रहे हैं, और जो देश अपनी विदेश नीति से समझौता करने लगता है वो देश खत्म हो जाता है। जैसे पाकिस्तान वाली हालत हो जाती है, जो खुद से अपना कुछ भी नहीं करता, उसकी विदेश नीति भी अमेरिका तय करता है। पहले अमेरिका तय करता था, अब चीन तय करने लगा है। तो उसको क्या स्टेटमेंट देना है, अगर ये पूछना पड़े चीन के राष्ट्रपति से, तो आप समझ सकते हो देश कितना संप्रभु है। तो वो एक प्रोविंस के बराबर हो गया, एक प्रांत के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी डिप्लोमेसी, इसको वर्ल्ड डिप्लोमेसी भी कहते हैं, अभी डिप्लोमेसी में हमेशा मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं होता, हमें इन्फ्लुएंस ही तो करना है एंड ऑफ द डे। सम्राट अशोक ने सिखा दिया था कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार पिटाई की जाए उनकी। ठीक है, वेरी रोज से भी पॉसिबल है, और आज उसी का नाम डिप्लोमेसी है। तो कुल मिला के आपके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कोई भी सॉवरेन नेशन अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको थोड़ा सा भी रत्ती भर भी लूज करना चाहेगा नहीं। तो ऐसे में इंटरनेशनल जो भी आप फोरम बनाएंगे उसमें सॉवरेनिटी नहीं होती है, और जो सॉवरेन नहीं है उसके पास पावर ही नहीं है चीजों को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो फैसले सुना देगा लेकिन उसके फैसले लागू होने के लायक नहीं रह जाएंगे। ये एक क्रिटिकल पक्ष है। तो ये इसके ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार में क्या क्या जाते हैं, जैसे लीगल नेचर की चीजें जाती हैं, और उसके अलावा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। इसके क्षेत्राधिकार में बहुत सारी चीजें परामर्श के स्तर पर ही होती है, वो परामर्श देता है और बहुत सारे मामलों में फैसला सुनाता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है प्रश्न की क्रिटिकल एग्जामिनेशन कीजिए, तो भाई फैसले हो गए, मामले भी चले गए। मामले जो इसमें जाते हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है कि जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनके मामले जाते हैं, और इसका क्षेत्राधिकार इतना ब्रॉड है कि जो इसका मेंबर नहीं है वहां तक भी इसके फैसले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसके फैसले को लागू करने की जहां तक बात है, तो लागू सभी सॉवरेन है। ठीक है, जो इसके तहत नहीं है वो भी सॉवरेन नेशन है। ठीक है, और ये तो एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे देश को मिला ले या उसको इन्फ्लुएंस करने की अनऑथराइज्ड तरीके से कोशिश करे। तो ऐसे बड़ी मुश्किल आ जाती है जब इम्प्लीमेंटेशनल चीजों की बातचीत होने लगती है। तो मोटे तौर पे आप देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सबसे बड़ी जो आलोचना है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर होती है, क्योंकि इसके पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए राइट नहीं है, लीगली बाइंडिंग
ये नहीं हो पाती हैं चीजें। एंड ऑफ द डे इसके जो फैसले होते हैं वो फैसले रिजोल्यूशंस के फॉर्म में ही बनकर रह जाते हैं, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट कराना कठिन बन जाता है। और आपने अभी मोर ओवर आपने देखा होगा जो ये जो कॉन्टेक्स्ट है चर्चा का, कुलदीप जाधव वाला जो मामला है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के फेवर में फैसला सुनाया गया है, लेकिन आपको पता है कि आज भी मामला कॉम्प्लिकेटेड है, फंसा हुआ है। तो इम्प्लीमेंटेशनल जो एंगल है आईसीजे का वो हमेशा क्रिटिकल है, इसको आपको हाईलाइट करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। अनुज जैन ठीक है, नमस्कार। दूसरा अगर आप देखें पक्ष तो इसमें इन्फ्लुएंस का भी कॉन्सेप्ट है। हर इंटरनेशनल फोरम में अल्टीमेटली आप देखिए इनके टैक्स सोर्सेज तो है नहीं, ये टैक्स सभी फंडिंग पर बेस्ड है, और सबसे बड़ा फंडिंग हमेशा एडवांस इकोनॉमीज करेंगे, उसमें अमेरिका करेगा। तो हर इंटरनेशनल एजेंसी, फोरम, इंस्टीट्यूशन, सिस्टम जो भी आप कह लें, जो मैं अभी पीछे थोड़ी देर पहले आपको कह भी रहा था, वहाँ यूएस का रोल है। तो यूएस इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर लेता है, यहाँ लॉबी भी होती है, तो ये भी अपने आप में एक कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि जस्टिस एक ऐसी चीज है इसमें सही और गलत के आधार पर फैसले होने चाहिए। लेकिन यहाँ भी अगर लॉबी काम करता है तो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको ज्यूरिसडिक्शन को विस्तार में बताना, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट इसमें इन्वॉल्व है, चूंकि आप इंडियन बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जस्टिस को लेकर अगर कोई हम लोगों के फेवर में फैसला है तो भी इसमें उसको भी लिखा जाना चाहिए। और तीसरी बात अगर आप देखें तो इसका क्रिटिकल अप्रेजल करना चाहिए। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सिस्टम लागू है जो प्राइमरली सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जीनोसाइड वगैरह के मामले में। देखें अगर मेंबर स्टेट नहीं है फिर भी अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जीनोसाइड का की अपराधी घोषित करती है तो फिर यूनाइटेड नेशन उस पर एक्शन करता हुआ दिखाई देता है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल उस पर एक्शन करता हुआ दिखाई देता है, और जो उसके तरीके होते हैं प्रतिबंधों के और आगे चलकर मिलिट्री एक्शन के, वो एक्शन तक बात जाती है कुल मिला के। तो एकदम ऐसा भी नहीं है कि इनसिग्निफिकेंट है, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनसिग्निफिकेंट है। इससे एक एनवायरमेंट जरूर बन जाता है, एक माहौल बन जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि चीजें कैसी जाएंगी। और वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज है अभी जो हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, ऐसा कोई हम लोग के पास इंटरनेशनल पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट टाइप की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत क्वाइट नेचुरल है कि चीजें इसमें इसी फॉर्मेट में मूव करें, राइट। ये ना इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अभी जो मेंबर ही नहीं है वो क्यों एक्सेप्ट करेगा आपको, जिसने इसकी मेंबरशिप ही नहीं ली है तो वो तो आपको रिजेक्ट ही करता है, वो पार्टी भी नहीं है, लेकिन आपके फैसले हैं उसके अगेंस्ट, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की कि आईसीजे के जो फैसले हैं उन फैसलों का क्या होगा। वो फैसले अगर फिर वही फैसले लें और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो फैसलों का क्या महत्व है। लेकिन फिर भी महत्व है, एक डायरेक्शन देती है, डिप्लोमेटिक ताकत देती हैं। आप जब भी इंटरनेशनल एक ओपिनियन, वर्ल्ड ओपिनियन क्रिएट करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जिसे प्रेशर कहते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। और चूंकि सॉवरिन का जो आइडिया है, सॉवरिन आइडिया में हम किसी के राइट्स को छीन नहीं सकते, नहीं ये तुम बात नहीं मान रहे हो चलो तुम्हारे देश को हम कब्जा कर लेंगे, ऐसा फिर तो ये कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो उससे भी बचना है, ठीक है, हिटलर और मुसोलिनी वाली बात हो जाएगी। बावजूद इसके जो पॉलिटिक्स होता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें आप प्रेशर देते हैं, प्रेशर देकर, दबाव देकर, ओपिनियन फॉर्म करके चीजों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, वहां ये काम करता हुआ दिखाई देता है। तो क्रिटिकल लिखने के बाद भी ज्यूरिसडिक्शन पे, चूंकि क्रिटिकल है तो हाईलाइट करना है क्रिटिकल, बाद में एक आपको शॉर्ट पैरा इसमें जरूर पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज की ना सिर्फ बुराई नहीं करनी होती, लास्ट में उसकी अच्छाई भी बतानी होती है। और जो भी कमियां है अगर उसके पास आपके लिए सजेशन है तो एक दो लाइन में सजेशन भी दे दीजिए कि भाई इम्प्लीमेंटेशन का जो इश्यू है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए, इस पर कुछ सजेशन दे दीजिए। या जो लॉबी है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। इन सब पे कोई सुझाव आपके सामने हो उसको अपग्रेड करने के लिए, तो एक दो लाइन में सुझाव देते हुए। और अगर मान लीजिए इमीडिएटली सुझाव क्लिक नहीं करता हो तो हमेशा पॉजिटिव नोट पे कि अभी ये बड़ी चीज है, ठीक है, जितने मेंबर्स हैं इसमें उतने साल तो इसको बने हुए भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुई है, इसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, बढ़ी है। और मौके मौके बड़े बड़े विवादों को इसने विवादों में एक दिशा देने की जरूर कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आगे इसके जो इम्प्लीमेंटेशनल एंगल है, मेंबर कंट्रीज इसके
स्वेच्छा से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की ताकत भी बढ़ जाएगी। ऐसे पॉजिटिव नोट पे आप इसको खत्म कर सकते हैं। राइट, क्लियर है ये? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी यूपीपीसीएस का सवाल है और ये बड़ा सवाल है, 200 वर्ड्स का है। अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी, टिप्पणी कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कई बार साइलेंट मैंने कहा कि परत दर परत इसे खोलते। मतलब देखिए कोई भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में, अनुज आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस सॉवरेनिटी के साथ साथ ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं और इवन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है उसका प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है वो वर्ल्ड स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी है। सभी मिलते क्यों हैं? अगर इस ग्लोबल स्टेबिलिटी नहीं लानी रहनी तो मिलते ही नहीं। और ये सब जितने भी हैं मिलने की वजह से ये क्रिएट हुए और ये क्रिएट हो गए तो मिलने के बहाने बन गए। ठीक है, और ऐसे दुनिया चल रही है। 1945 ऑनवर्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ वो इसी तरीके से क्रिएट हुआ है और इन सब चीजों की अहमियत है इंटरनेशनल। इसी को आप इंटरनेशनल रिलेशंस कह लेते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कह लेते हैं, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, अलग अलग नामों से आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये फॉर्मेट अल्टीमेटली आपके पास जो ईंटें हैं वो ईंटें तो सॉवरेन नेशंस का ही है ना, तो सॉवरेनिटी कैसे लूज करेंगे, वो बहुत कठिन सवाल है। तो आपको कुल मिला के जो है ना ये बहुत चैलेंजिंग है कि सॉवरेन नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन के फॉर्मूले निकालना, ये नेचुरली बहुत चैलेंजिंग माना जाता है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बहुत सारी ट्रीटीज आई, संधियां आई, उसमें लीगली बाइंडिंग का क्लॉज डाला गया। ठीक है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कोर्ट पूरे दुनिया भर के कोर्ट के साथ मीटिंग करना शुरू कर दे, ठीक है, और ऐसा कुछ कन्वेंशन वगैरह आना शुरू कर दे कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को बाकी लोग भी उस पर करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट्स फॉलो करती हैं, वैसे ही अगर कोई फॉलो हो अपने हिसाब से तो उन सारी चीजों को का कोर्ट करना पॉसिबल हो जाएगा और वो लीगल सिस्टम में धीरे धीरे आ जाएंगे और इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत बड़ी ताकत एक्वायर कर लेगा। मतलब आपके देश की धमनी और शिरा में उनके बूंदे डाल दी जाए खून की, तब भी आपके खून का रंग इंटरनेशनल फोरम और एजेंसीज की तरह हो जाएगा। कुल मिला के यही बात है। राइट, ठीक है, ऐसे ही आप सॉवरेन नेशन के बीच इंटरनेशनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप देखिए इस दूसरे, ये जो क्वेश्चन है अफगानिस्तान, बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? ठीक है, तो अभी सब कुछ नहीं लिखना है, इसमें पक्ष देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में। तो पहला प्रश्न ये है कि विड्रॉवल ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, ये मसला हो गया, विड्रॉवल ऑफ द ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सेना की वापसी, एक पक्ष इसमें क्वेश्चन का ये है हिसाब से, और दूसरा पक्ष है कि ये कैसे इंडिया को इफेक्ट करेगी, कैसे भारत को प्रभावित करेगी। ठीक है, अब कई बार आंसर में देखता हूं तो आंसर में या तो इस पक्ष को ही डील कर दिया ये छूट गया, या इसी को डील कर दिया ये छूट गया, आपको दोनों डील करना है। और डील करने के साथ साथ आप देखिए अहमियत, तो विड्रॉवल बहुत बड़ा इश्यू है। इनफैक्ट यूएस जहां भी इन्वॉल्व हुआ है मिलिट्रीली, क्या वहां से वो विड्रॉ हुआ है? इराक में इन्वॉल्व हुआ है, वहां से विड्रॉल हुई है उसकी, तो तमाम वादों के बावजूद भी यूएस का विड्रॉल नहीं हुआ, वहां बना ही हुआ है। तो एक तो ये बात है कि विड्रॉवल आसान नहीं है, जिन कारणों से उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वो कारण खत्म हो जाए तभी विड्रॉल होगी। ठीक है, जब यूएस अगर कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो किसी के फेवर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो और किसी के अगेंस्ट इन्वॉल्व होता है, तो जो उसके विरोधी ताकतें हैं, क्या विरोधी ताकतें खत्म हो गई, समाप्त हो गई हैं? तो मोटे तौर पर आप देखिएगा समाप्त होने वाली चीज तो कहीं नहीं होती है, दबा दी जाती है, कमजोर कर दी जाती है, लेकिन एलिमिनेट वाली बात, तो जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उसको एलिमिनेट कहाँ किया जा पाता है? तो एलिमिनेशन तो पॉसिबल होता नहीं है, तो वजह बनी रह जाती है। कुल मिला के आप देखेंगे कि इन्वॉल्वमेंट की जो वजह रहती है वो लास्ट तक बनी रह जाती है, बेशक उसका महत्व कम हो जाए, कमजोर हो जाए वो, इस वजह से विड्रॉवल एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर माना जाता है। इवन लोग आप देखें भारत के केस में भी देखें तो भारत में तो अलग मामला था, जब आजादी मिल रही थी उस समय ब्रिटेन और ब्रिटेन की फोर्सेस तो यहाँ पे थी। ठीक है, उन्होंने हमें कॉन्कर किया था, जीता था, हम लोगों के ऊपर लंबा शासन किया था,
लेकिन अगर हम लोग सिविल वॉर में फंस गए रहते पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो ब्रिटेन के फोर्सेस का विड्रॉल इतना आसान नहीं होता। विड्रॉवल इज ऑलवेज चैलेंजिंग। जिन कारणों से इन्वॉल्वमेंट होती है वो कारण अगर बने हुए तो विड्रॉल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आप बहुत सारी, अगर आप इन्वॉल्वमेंट करेगा भी कौन, जो वर्ल्ड लीडर है, ठीक है, तो वर्ल्ड लीडर ने इन्वॉल्वमेंट किया सर्टेन रीजन्स की वजह से, तो दुनिया को उसने कारण भी बताया होगा कि भाई इन कारणों से हम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब विड्रॉ करेंगे तो भी आपको कारण बताने होगा कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। जब तक एक कन्विंसिंगली आप इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि अब आपके विड्रॉ करने का सही समय आ गया है, क्योंकि तुरंत लोग सवाल उठाएंगे फिर गए ही क्यों थे यार, जब भागना तो वहां से ठीक है ना। तो ये चैलेंजिंग होता है विड्रॉवल कहीं, तो इसके चैलेंजेस को बताना है कि भाई लंबे समय से बात चल रही है विड्रॉल की, लेकिन क्यों नहीं विड्रॉल हो पा रहा है। विड्रॉल को अच्छे से डील करनी है। और हाउ विल द विड्रॉल ऑफ यूएस विल अफेक्ट चाइना, तो विड्रॉल, उसके बाद विड्रॉल में क्या क्या हुआ है अब तक उसका ब्यौरा देना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक विड्रॉल की वजह, विड्रॉल की वजह उसकी एनालिसिस की जानी चाहिए, और उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट की भी एनालिसिस हो जाएगी कि क्यों इन्वॉल्व हुआ था, ज़्यादा नहीं, छोटे में ही इन्वॉल्वमेंट क्यों हुई थी, फिर विड्रॉल क्यों नहीं हो पा रहा है, और अब विड्रॉल में क्या हुआ है, लेटेस्ट जो है वो डालनी चाहिए, अब विड्रॉल में क्या हुआ है, ठीक है। और फाइनली इस विड्रॉल से इंडिया कैसे प्रभावित होगा। अगर यूएस की फोर्सेस, ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे तो इंडिया का कौन सा इंटरेस्ट उससे सफर करेगा, ठीक है। इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। अब यहाँ देखेंगे तो विड्रॉल के खतरे कुल मिला के ये बता रहे हैं। विड्रॉल के कई खतरे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा खतरा ये कि जिनके खिलाफ लड़ा गया वो फिर से ताकतवर हो सकते हैं। तो कि यूएसए फोर्स कुछ हद तक तालिबान को, हाँ भाई विश्व में आ रहा हूँ, तो विड्रॉल किस तरीके से, तो विड्रॉल का जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा कि अल्टीमेटली विड्रॉल से तालिबान को उभरने का मौका मिलेगा। यही बात है ना, तालिबान को उभरने का मौका मिलेगा, और तालिबान के उभार से अफगानिस्तान स्पेसिफिकली, इंडिया स्पेसिफिकली, और वर्ल्ड एज ए होल पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें विड्रॉल का एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी लेना चाहिए, ठीक है। मोटे तौर पे आप देखिएगा कि तालिबान और अलकायदा के संबंध के बारे में पता है, वो भी हार्डलाइनर है, कट्टरपंथ और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देता है। तो तालिबान अगर अफगानिस्तान में ताकतवर होगा यूएस के ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद, तो कट्टरपंथ और कट्टरपंथी आइडियोलॉजी को ताकत मिलेगी, ठीक है। और ये कट्टरपंथी आइडियोलॉजी अगर आप देखें तो इस कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का दोनों पक्ष देखिए। एक कॉन्टेक्स्ट बोल लीजिए कि पूरा मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे सीरिया है, यमन है, ठीक है, उन सभी जगह पे कट्टरपंथी चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनकी भी भूमिका है। तो पूरा का पूरा ये जो मसला सेटल होने की दिशा में है, चाहे ये सीरिया हो, यमन, मामला भी ठंडा ही है, वो फिर से एक बार इग्नाइट होने का होगा, और ठीक है, और वहां से फिर इंडिया पे लेकर आइए प्रभाव, ठीक है, वहां से भी और यहाँ से। तो तालिबान डायरेक्टली, अब देखिए कट्टरपंथ की बात, कट्टरपंथ इन द मिडिल ईस्ट एज ए होल, ठीक है, वहां तक बात जाएगी, ठीक है। और दूसरा, कट्टरपंथ भारत में भी चरमपंथ है, और भारत भी आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद का शिकार है, जिसमें आइडियोलॉजी जो है वो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है। तो ये कट्टरपंथी आइडियोलॉजी को ताकत देने वाली बात होगी, और इससे भारत में भी चरमपंथी खतरे बढ़ने की संभावनाएं सामने आ जाएंगी। पहले भी इन्वॉल्वमेंट अलकायदा वगैरह का बाकायदा रहा है, उधर से भी कर देंगे मिडिल ईस्ट से पाने नहीं, तो आईएसआईएस वगैरह की तो इन्वॉल्वमेंट इंडिया में, उसकी पॉपुलैरिटी या उसका प्रचार की कोशिशें तो लगातार होती रहती हैं। तो जब एक प्रोपेगेटर हो जाएगा तो हम लोग के लिए खतरा ये हो जाएगा कि हम पाकिस्तानी चरमपंथ से ही, चरमपंथी विचारधारा से, कट्टरपंथी विचारधारा से, ये कट्टरपंथी विचारधारा ही है जो हमारे यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और हमारे यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो अफगानिस्तान भी एक सोर्स बन जाएगा कट्टरपंथ का, और इसके प्रभाव मिडिल ईस्ट तक जाएंगे। तो मिडिल ईस्ट की जो टेररिस्ट और कट्टरपंथी आइडियोलॉजीज हैं वो भी भारत को इफेक्ट करेंगे। तो एक तो ये बहुत, भारत एक लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, तो और बिल्कुल जियोपॉलिटिकली देखेंगे तो इससे नजदीक है, अफगानिस्तान के साथ हम लोग बाउंड्री भी शेयर करते हैं, इसके प्रभाव को भारत में बहुत तेजी के साथ देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि यूएस, अभी इंडिया का वहाँ अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा भी लगा हुआ है, तो उस पर भी सीधे सीधे असर जाने का चांस हो जाएगा। तो वो भी देखना होगा कि इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो जियोपॉलिटिकल आपने देख लिया कि इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे
नुकसान में जाएगा। दूसरा आपने ये देख लिया कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी प्रभावित होने की संभावना है इसमें क्रिएट होगी। चाबहार एयरपोर्ट हम लोग उसको एक सफलता के तौर पर मानते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन भी कमजोर होगा क्योंकि ये सब नियर बाई एरिया है, राइट। हम लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो अभी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अभी वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कि यूएन के द्वारा वैधता प्राप्त है, उसके साथ मिलकर किया है। तो तालिबान हमें किस तरीके से लेगा, हमें अपने दुश्मन की तरह लेगा, दोस्त की तरह लेगा, हमारा जो वहाँ इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। तो ये सारे पक्ष होंगे जो भारत के प्रभाव से संबंधित होंगे। सर क्या नाउ एंड नेवर का क्वेश्चन है, सर क्या इसका आंसर चेक करने वाले की विचारधारा पर भी निर्भर करेगा कि वो तटस्थ होकर, इंटरनेशनल रिलेशन में तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में अप्रोचेस तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्रोचेस के बीच में जैसे हिस्ट्री वगैरह में जितना टकराव होता है उतना यहाँ पे टकराव नहीं है, राइट। क्योंकि एक चीज माना जाता है कि मोर और लेस, चाहे आप नेहरूवियन एरा को ले लीजिए या मोदी के एरा को लीजिए, दोनों एरा में भारत की फॉरेन पॉलिसी में 10-20% का ही डिफरेंस है। 80% फॉरेन पॉलिसी तो कॉमन ही चल रही है दोनों की, तो 80% तो सहमति है चीजों को लेकर। तो यहाँ पे अगर दो विचारधाराएं हैं भी तो उनके बीच में अंतर 20% का ही आएगा। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन चेक करने वाला है उसकी विचारधारा का प्रभाव सीमित हो जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये बात यूएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएस में, क्योंकि यूएस अभी ट्रिगर होती है, वहीं से इंटरनेशनल रिलेशन की आइडिया, और वो पहले अपनी पॉलिसी बनाएगा और सब उसके बाद अपनी पॉलिसी उसके साथ रीबैलेंस करते हैं इनफैक्ट। तो वहां पे जो पॉलिसी बनाई जाती है ना, उसमें जरूर सोचते हैं लोग कि क्या पॉलिसी होना चाहिए। कभी लोग बोलते हैं कि यूनिलेटरल वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस एंड यूनिलेटरल एशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ चाइना, और ये भी प्रोपगेट करने वाले लोग हैं और वो कभी सक्रिय हो जाते हैं तो वो चाइना और यूएस के बीच में एक सहमति बनाने की बातचीत करने लगते हैं। भाई तुम एशिया पे राज करो और हम पूरी दुनिया भर में राज करते हैं, हम एशिया में कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारा ही चलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह वहां पे ये सब आइडियोलॉजीज वहां पे इन्फेक्ट करती है, इंडिया में नहीं करती है। इंडिया का मोर और लेस पैटर्न सेम है, आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, 80% आपका सेम है, हर गवर्नमेंट का सेम है, कॉन्टिन्यूटी में रहता है। ठीक है, 20%, 10%, 15% चेंजेस होती रहती है, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विचारधाराओं का। ठीक है, तो इसमें और बचने का है कि अल्टीमेटली इसमें अभी आप कहीं फेवर और अगेंस्ट ये तो नहीं हो कहा जा सकता है ना, कि कोई ऐसा भी है भारत में विचारधारा जो ये कहती हो कि नहीं तालिबान के वहां आने से भारत को लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसको लेकर तो इंटरनेशनल रिलेशन में तो सभी नेगेटिव ही सोचते हैं। ठीक है, इसको रियलिज्म कहते हैं कि भाई नेगेटिव सोचो कि क्या इसका वर्स्ट कंसिक्वेंस हो सकता है। ये उसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में तो आइडियलिज्म, वो तो ठीक है, पीस होनी चाहिए। तो सब तो यही असेसमेंट कर रहे होते हैं कि नेगेटिव क्या होगा, इसलिए यहाँ पे कोई विचारधारा का प्रश्न नहीं हो। हाँ, ये पॉइंट्स का जरूर होगा कि आप किन किन पॉइंट्स को उकेर पा रहे हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया कि मोटे तौर पे तालिबान और पाकिस्तान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उससे सिक्योरिटी थ्रेट, या जो हमारा फाइनेंसेस इन्वॉल्व है उन फाइनेंसेस का क्या होगा, जो हमने रिकंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ किया है, इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को थ्रेट हो सकता है। अगर ट्रुप्स हटेंगी तो वहाँ इंस्टेबिलिटी आ सकती है और अस्थिरता आएगी तो आर्थिक संकट, आर्थिक जो स्थिति है वो खराब हो जाती है, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक एंगल ये भी दिया कि नहीं, इसमें आप वहां तक लेके जाइए, क्योंकि पूरा ये देखिए इस्लामिक नेशन है और अपने यहाँ जो कश्मीर की समस्या है उसको, उसका इस्लामीकरण करने की कोशिश भी करता है पाकिस्तान। वो भी एक पावरफुल न्यूक्लियर वेपन, ओनली सिंगल न्यूक्लियर वेपन वेपन पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेट है, तो उसकी भी एक इस्लामिक जगत में अपनी महत्व है, राइट। और सब इस्लामिक आइडियोलॉजी और उसमें भी चरमपंथी कंट्रपंथी आइडियोलॉजी जाएगी तो जिहादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी ना, तो यहाँ से ही बढ़ेंगी और वहां से ही बढ़ेंगी, तो हम लोगों में दूसरा डबल प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा चीज आप देखिए, तो जो हम लोग जो जैसे चाइना फैक्टर भी है इसमें, हम लोग अफगानिस्तान में भी रिकंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो आप देखिए एक और भी इसका एंगल है आपको बताऊं, तो चीन को और पाकिस्तान को हम लोग दो जगह बहुत इंटरनेशनल लेवल पे दबाते हैं बहुत तगड़े तरीके से। हाँ, ठीक है, एक तो दबाते हैं हम लोग मलक्का स्ट्रेट में, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से ही चीन का 80% ऑयल इंपोर्ट होता है, और मलक्का स्ट्रेट अंडमान निकोबार से बहुत नजदीक है, राइट। और हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी ताकत है,
तो अगर हम लोगों ने मलक्का स्ट्रेट बंद कर दिया तो उनका 80% ऑयल बंद कर देंगे। और 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ था और चीन पाकिस्तान के फेवर में खड़ा हो गया था, तो हम लोगों ने धमकाया था उस समय कि हम मलक्का स्ट्रेट में तुम्हारी आवाजाही बंद कर देंगे। तो वो चीन वहां दबता है हम लोगों से, वो उसका कमजोर नब्ज है। ठीक है। दूसरा इधर आप देखिए तो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है, ठीक है, ये भी इंडियन ओशन का पार्ट है, और इसको भी हम लोग ब्लॉक करने की स्थितियों में होते हैं अपनी नेवी के थ्रू। हम लोग की नेवी काफी स्ट्रांग है इस मामले में। देखें, इंडियन ओशन में हम लोग की नेवी की जो ताकत है उसका कोई अभी टक्कर नहीं है। और इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए तो ये हमारा एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है प्राइमरीली। अगर आप देखिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि भाई हम इधर पाकिस्तान को तंग कर देते हैं कराची पोर्ट रोक के, और इधर हम तंग कर देते हैं चीन को मलक्का स्ट्रेट रोक के। और आपको पता है नेपाल का हम लोग बाउंड्री जब उसका आवागमन रोकते हैं तो नेपाल को तंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास वो ना वो राजा की जान चिड़िया में, तो वो चिड़िया हम लोग के पास है इन लोगों की। ठीक है ना, तो उसने हम लोग की काउंटर स्ट्रेटजी। तो अगर हम अफगानिस्तान से हटेंगे तो जैसे चाबहार पोर्ट वगैरह हम लोग के हाथ में ये सब आ रहा है, ठीक है, तो इससे हम ताकतवर हो रहे हैं। और जो पाकिस्तान के साथ या अपने ओबोर के साथ ये एशिया में और अफ्रीका में, ठीक है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो बना रहा है, सुनहरे मोती की माला। तो उसका एक हमारा महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं साथी खो जाएगा जो अभी प्रेजेंट है। तालिबान हमारा फ्रेंड होगा, इसकी उसकी इसकी संभावनाएं कम है, और तालिबान पाकिस्तान का फ्रेंड होगा, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। और पाकिस्तान तालिबान से ये भी संभव है कि पाकिस्तान में भी चरमपंथी विचारधारा के लोग शासन में आ जाए, ठीक है, जो आज आतंकवाद फैलाते हैं। तो फिर तो कहना ही नहीं है, फिर तो भाई भाई हो जाएंगे। और चीन तो बैठा ही है इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, कुछ चरमपंथी विचारधारा वाला है राइट। तो ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हम लोग का इसमें हैम्पर होगा। तो बहुत ब्रॉड इम्प्लीकेशन है, रीजनल स्टेबिलिटी को भी नुकसान होगा, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी को भी नुकसान होगा। तो ऐसे इंडिया को नुकसान होगा, और इंडिया को स्पेसिफिकली भी नुकसान होगा। और अफगानिस्तान को अगर नुकसान होगा तो इंडिया को भी उसमें नुकसान होने का चांस है। तो अभी जो हो रहा है प्रेजेंट, क्वेश्चन तो 2018 का है, लेकिन अभी जो यूएस और इनके बीच में डील हुआ है, अभी जरूरी नहीं है कि यूएस का ट्रूप्स विड्रॉ होगा कंप्लीटली। थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि अभी यूएस का इलेक्शन है। विड्रॉल के बाद बहाना बना देंगे कि जी तालिबान मान नहीं रहा है, उसने ब्रिज किया, खत्म, ट्रूप्स बनी रहेगी। जैसे इराक में ट्रूप्स बनी हुई है, वैसे ट्रूप्स यहाँ बनी रहेगी। तो इतना आसान नहीं है विड्रॉल, मुझे नहीं लगता है कि विड्रॉल हो पाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है, शॉर्ट पॉइंट्स वगैरह के माध्यम से आप इसमें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबोर के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना करनी है। तो अभी मैंने छोटा सा आपको झलक दे दिया था इसका। तो ओबोर के बारे में बताना, ओबोर के आलोक में भारत चीन संबंधों की, भारत चीन संबंध का कई परिप्रेक्ष्य हो सकता है, ठीक है ना। कुल मिला के इसमें देखिए भारत चीन संबंध ये है टारगेट में, और भारत चीन संबंध का पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष भी है। ऐतिहासिक तरीके से भारत में देखेंगे तो दोनों के बीच में बहुत सारी इरिटेंट्स हैं, बाधक हैं। वॉर हो चुका है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, ट्रेड का डिस्प्यूट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है, हम लोग डंपिंग का उस पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल कन्वेंशनल उसके साथ, तो ये कह रहा है कि ये सब के रिस्पेक्ट में वो नहीं पूछ रहा। और रिसेंटली आप देखिए तो ओबोर आ गया, जिसको बीआरआई कहते हैं। बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ गया। तो अब यहाँ पे आपको इसके लाइट में कह रहा है कि इंडिया के दो रिलेशनशिप को आप एक्सप्लोर कीजिए, राइट। देखिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी संकल्पना हाल फिलहाल प्रपोज की गई। इन सारे विवाद हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको अभी कंटक बताए, रिटर्न्स बताए, लेकिन इसके साथ साथ कॉपरेशन भी है। आपको बहुत सारा मसला कॉपरेशन का भी में भी दिखाई देगा। डब्ल्यूटीओ में दोनों कॉपरेट कर रहे हैं, क्लाइमेट नेगोशिएशंस में दोनों कर रहे हैं, G77 में दोनों कोलेबोरेट कर रहे हैं, G20 में दोनों का कोलेबोरेशन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट भी हम लोग अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोलेबोरेशन भी है। और इन दोनों चीजों को देखते हुए अगर देखें तो बाउंड्री जैसे डिस्प्यूट, और दुनिया के सबसे लंबे बाउंड्री डिस्प्यूट्स में से एक है भारत और चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट। इन सब चीजों के बावजूद भी कॉपरेशन के इतने मसले हैं, इसको लोगों ने कहा कि ये कोल्ड पीस है, इसको कोल्ड पीस की अवधारणा कही जाती है। देखिए कोल्ड पीस के कॉन्टेक्स्ट में आपको ओबोर के
की चर्चा करनी चाहिए, जिसमें ऑलरेडी हम लोग का ट्रेंड है कि विवादों के रहते हुए भी हम लोगों ने जहां जहां समझौते संभव है, जहां जहां कोऑपरेशन संभव है, वहां किया गया है। पहले का ट्रेंड अगर आप देखें, और कई बार तो बीच बीच में आप देखें तो डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ भी हुआ है, सिक्किम में फाइटिंग हुई है, और फिर अभी लद्दाख में भी हो रहा है। ठीक है, वॉर लड़ भी चुके हैं, और रिसेंटली भी आपको ये सब दिखाई देता है। और जितना हमारे दुश्मन देश हैं उनके साथ इसकी बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। चीन के साथ आप देख सकते हैं बहुत मजबूत अंडरस्टैंडिंग है। रीजनल पावर, ये इसकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है पूरे एशिया में राज करने की, और हम लोग की भी महत्वाकांक्षा है कि हम पूरी दुनिया भर में अपनी स्थितियों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। तो कंपटीशन भी है दोनों के बीच में प्राइमरीली, और है भी। एशिया की दोनों सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से हैं। ठीक है, चाइना अब तक फास्ट ग्रोइंग एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो भारत भी बहुत तेजी से अपनी स्थितियां बदल रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में हो गया था, जो कि चाइना के पास स्थिति थी पिछले 10 सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड का। उसको उसको उसके इस पोजीशन को इंडिया छीनने की स्थिति में भी आया है। और अभी कोरोना वगैरह नहीं होता तो इस साल भी यही अनुमान था कि इंडिया ही एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग, वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। तो ये नॉर्मल है कि इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएट होगा, लेकिन जितने अभी तक के इकोनॉमिक पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रेड पॉलिटिक्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा हो या क्लाइमेट पॉलिटिक्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा हो, वो सभी जगह पे आप देखेंगे ये दोनों कॉपरेट कर रहे हैं। इसी को कोल्ड पीस कहा गया। इस समस्याओं को रहने दो और इन समस्याओं के साथ, ठीक है, कॉपरेट करो। ओवोर को भी ये नेचर है, इस नेचर, अब ओवोर के को सामने रख के आपको इन दोनों के नेचर का एनालिसिस करना है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखिए जो करंट ट्रेंड है, इसमें कंटेंसस के साथ हम लोग कॉपरेशन कर रहे हैं, विद कंटेंसस कॉपरेशन हम लोग का चल रहा है। तो ओवोर भी एक कंटेंसस इशू के तौर पर सामने आया है। ठीक है, ओवोर को हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं करने का जो एक्सप्लिसिट रीजन हम लोगों ने दिया है, वो 2 रीजन दिया है, तो इसको व्यक्त कहते हैं, व्यक्त रीजन। ठीक है, 2 तरह का रीजन दिया हम लोगों ने, एक इकोनॉमिक रीजन दिया है और दूसरा पॉलिटिकल रीजन दिया है, जिसमें हम लोगों ने जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे ये होकर जा रहा है और हमारा दावा है। तो हम लोग मानते हैं कि इसमें पाकिस्तान का है नहीं, वो कैसे कर सकता है। और इसका ओवोर का ही पार्ट है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाक नाम से भी हमें परहेज है, तो उसने तो ऑफर भी किया कि नाम चेंज कर देते हैं, सी पैक का नाम बदल देते हैं। ठीक है, तो ओवोर के रिस्पेक्ट में अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो फिर से आपको दिखाई देगा कि ओवोर का हम लोग प्राइमरीली इसमें विरोध कर रहे हैं घोषित तरीके से। लेकिन जो हमारा अघोषित विरोध है वो इसलिए क्योंकि ये पूरा इसमें मिलिट्री कंपोनेंट इन्वॉल्व है। कि ओवोर के माध्यम से वो व्यापार के लिए जा रहा है, लेकिन वहां अपनी वो मिलिट्री, क्योंकि इसमें ओवोर में दोनों कंपोनेंट है, रोड कंपोनेंट है, मैरीटाइम कंपोनेंट, ठीक है, जल मार्ग भी है और वो मार्ग भी है, सड़क मार्ग भी है। तो वो सभी जगह अपनी मिलिट्री और नेवी को इन्वॉल्व करेगा, उसकी बेसिस बनाएगा, जिसका ट्रेंड ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो ओवोर उसके लिए एक बहाना और सहारा होगा, जिससे वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा। और अभी चूंकि हम लोग बेशक कॉपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो कंटेंशंस हैं वो बस कुछ दिनों के लिए शांत है। तो वो जब फेवरेबल स्थितियां चीन की आएंगी तो फिर वो इन सारे कंटेंशियस इश्यूज को हाईलाइट करके अपने फेवर में नेगोशिएशंस करेगा। ठीक है ना, अब आजकल के टाइम पे कोई वॉर में नहीं जाता है, फेवरेबल स्थिति क्रिएट करके नेगोशिएशन करो और अपने फेवर में डील कर लो, यही स्ट्रेटजी सभी देशों की रहती है। तो ओवोर के रेस्पेक्ट में अगर आप इंडो चाइना रिलेशनशिप को देखेंगे तो जैसे अभी तक दिख रहा है हम लोग का हर जगह लगभग ऐसा ही चल रहा है, विरोध भी है और सहयोग भी है। ये भी इसी तरीका सामने आ रहा है कि इसको हम लोगों ने, अब ओवोर को इतना बड़ा हम लोगों ने मसला नहीं बनाया है कि नहीं जी हम पीओके में तो होने ही नहीं देंगे, और अगर वहां तुम नहीं करोगे, जैसे चीन पाकिस्तान के साथ हम लोग रूठे बैठे हैं कि नहीं तुमसे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, पुलवामा के बाद से तो बातचीत बंद है। ठीक है, तो वैसा हम लोगों ने ओवोर में नहीं किया है। ओवोर में हम लोग कोल्ड पीस वाली स्ट्रेटजी भी ले रहे हैं कि हम इसका विरोध करते रहेंगे, इसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस और स्ट्रेटेजिक कंसिक्वेंसेस, ये तीनों कंसिक्वेंसेस हम लोग के फेवर में नहीं है। तो ये कुल मिला के आप देखेंगे। और चीन की तरफ से भी देखिए तो चाहता है कि भारत इसमें ओवोर में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि एकमात्र विरोधी इस पूरे प्रोजेक्ट का भारत ही है। तो भारत का विरोध ऐसा ना हो कि उसके पूरे इस प्रोजेक्ट के लिए अगर कभी ऐसा माहौल बन गया कि अभी ओवोर को सपोर्ट करता है यूएस, रसिया, सभी इसका हिस्सा है,
क्योंकि ओवर बहुत बड़ा 2.3 2.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये, इंडिया की इकोनॉमी के साइज के बराबर का प्रोजेक्ट है। तो अभी इकोनॉमी तो वैसे पूरी दुनिया भर की स्लो है, तो कोई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा कौन नहीं बनना चाहेगा। भारत में भी ये चर्चा की गई कि भाई ओवर्स में हम नहीं जाके कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे अपना। 2.5-3 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी कहीं पे क्रिएट होगी, हम उसके हिस्सा नहीं होंगे, तो ऐसा ना हो कि हम इकोनॉमिक आइसोलेशन में चले जाएं अपनी नीतियों की वजह से। ठीक है, जैसे अभी रसिया WTO का हिस्सा नहीं है, तो ये एक तरीके से यहाँ में बिजनेस ही क्रिएट होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। भारत में इसकी चर्चा हुई तो, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड अभी यही है कि इसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज है वो हम लोग के फेवर में नहीं है, और इसका काउंटर स्ट्रेटजी भी हम लोग तैयार करें जापान के साथ मिलकर। हम लोग भी ओवोर का काउंटर देने की स्थिति में, क्योंकि ओवोर की जो जितनी ताकत है उतनी कमजोरी भी है, क्योंकि चीन जिन शर्तों पे लोन दे रहा है वो शर्तें बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद उससे विड्रॉ करने लगे हैं, बहुत सारी कंट्रीज, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी है। ऐसा बहुत बहुत क्लीन नहीं है कि बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है ये, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन लोग ससेप्टिव भी है। अल्टीमेटली इसमें क्या है, पैसा ही तो दे रहे हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, तो लोग एग्री कर जा रहे हैं, लेकिन जिन शर्तों पे वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, वो जिन शर्तों पे वो दे रहे हैं वो शर्त बहुत बेहतर नहीं है। तो कुल मिला के इस ये चाइना उसकी प्रकृति वही है, कोल्ड पीस वाला है, ठीक है ना। प्रकृति में वही एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये ओवरऑल इंडिया चाइना रिलेशनशिप की जो प्रकृति है वो कोल्ड पीस वाली चल रही है, ठीक है ना, कोल्ड वॉर वाली नहीं है, कोल्ड पीस वाली है। और इधर आप देखेंगे लद्दाख डोकलाम ये, तो ये आपको कोल्ड वॉर की तरफ जाने वाली चीज दिखाई देती है, ठीक है। तो दोनों चीज देखनी है, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आया था तब तो नहीं था ये सब लद्दाख वद्दाख, और अभी लद्दाख थोड़ा लंबा चलेगा, कहाँ तक चलेगा अभी कह नहीं सकते उसका, लेकिन थोड़ा लंबा चलेगा। तो लेकिन मोर ओवर आप देखिए तो लास्ट 20 ईयर से यूएस चाइना रिलेशनशिप की प्रकृति कोल्ड पीस वाली रही है। ओवोर में भी कोल्ड पीस वाली स्ट्रेटजी दोनों देश अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना चाइना भी कोशिश कर रहा है कि इस पे भी कॉपरेशन हो जाए, विवाद के बावजूद भी हम लोग का कॉपरेशन चल ही रहा है। तो जैसे बाकी सारे विवादों के बावजूद कॉपरेशन हो रहा है, इस विवाद के बावजूद भी कॉपरेशन हो जाए तो क्या बुरा है, तो आ जाएगा ना। कुल मिला के हम लोग का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड पे आ जाएगा, तो उसकी कोशिशें यही चल रही है। तो ये एक्चुअल मायने में एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इंडो साइनो रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग कोल्ड पीस के नाम से जानते हैं, जिसमें विवादों के साथ साथ हम सहयोग करते हैं, क्योंकि दोनों डेवलपिंग नेशन है, एशियन पावर है, और एक लड़ाई डेवलपिंग वर्सेस डेवलप की है, एशियन वर्सेस यूरोपियन अमेरिकन पावर की है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर आपस में कॉपरेट करते रहें, ताकि जहां पे हमारी लड़ाई विकसित राष्ट्रों के साथ हो या यूरोपियन अमेरिकन कोलिशन के साथ हो, वहां एक ताकतवर प्रतिरोध हम लोग कर सके, राइट। तो ये कुल मिला के इसमें इतना मतलब अगर आप देखेंगे इसके नेचर को अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ तक जाके क्वेश्चन ये बनाने की स्थितियों में कहाँ तक फंसाता है, चक्रव्यूह कितना लंबा रचा जाता है प्रश्नों में, उसका आइडिया आपको लग रहा होगा, राइट। नेक्स्ट आइए, तो धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है, और यह इस क्षेत्र के विकास को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। द एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन आर्टिकल 370 has changed the status quo in Jammu Kashmir and how will it affect the development in the region। ठीक है, तो इसमें अगर अगेन फिर देखें क्वेश्चन के पक्ष देखने हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें एक पक्ष तो यह कि धारा 370 पर कार्यवाही, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो कार्यवाही किया है, एक पक्ष तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्शन ऑन आर्टिकल 370, एक पक्ष ये हो गया, छोटा पक्ष है। दूसरा ये है इसने स्टेटस को किस तरीके से प्रभावित किया है। जो स्टेटस को है, यथास्थिति है, यथास्थिति को किस तरीके से प्रभावित किया, यानी कि जो एक्शन है गवर्नमेंट का उसने किस तरीके से यहाँ इसकी स्थिति को बदल दिया है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है कि हाउ विल इट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और तीसरा है कि इससे डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन पक्ष हैं, तो इसमें इस पक्ष का एक ये भी है, वेटेज भी आइडेंटिफाई करना होता है, कितने पक्ष हैं उसके साथ आपको वेटेज भी आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखिए तीन पक्ष मैंने हाईलाइट किया, गवर्नमेंट एक्शन, अब कई बार आंसर्स देखेंगे ना तो गवर्नमेंट एक्शन पे बहुत सारा लिख दिया, तो अगर टोटल आप देखें 100 मान के चलिए, तो मुझे लगता है कि इसमें आपका 20% है गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है, और 40% है
स्टेटस को, और 40% है डेवलपमेंट। आपको अपने पूरे आंसर में इस तरीके से वेटेज दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन के बारे में 20% बता दीजिए कि गवर्नमेंट एक्शन क्या रहा है। अगर आर्टिकल का आपके पास पर्सपेक्टिव है तो आर्टिकल वगैरह बता दीजिए, मतलब निषेध अनुच्छेद की ताकत, किसको टच करने की कोशिश की गई है, हटाया गया है, सुशुद्ध किया गया है, तो वो इंट्रिकेसीज है इसमें, उसको इसमें हाईलाइट कीजिए। फिर स्टेटस को कैसे प्रभावित किया है, ठीक है, और इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है स्टेटस को हटने का। तो अभी आप देखिए, अभी चीन ने अभी कहा भी कुछ दिनों पहले कि उसको लगता है कि अक्साई चीन को भी इंडिया, जैसे आर्टिकल 370 हटाकर उसने कश्मीर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, वो अक्साई चीन पे भी ऐसा कर सकता है। तो वो लॉजिक दे रहा है ये, ठीक है। तो ये स्टेटस को का प्रभाव है, स्टेटस को की वजह से जो हमारा नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप है उस पर इफेक्ट आता है। पाकिस्तान के साथ भी आता है, क्योंकि अब हमारे लिए इशू पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो चुका है, हम लोग के लिहाज से अगर देखें तो, ठीक है। तो कुल मिला के जो वहां पे एक एक जो अभी तक प्रक्रिया चल रही थी, और ऑटोनॉमी की दिशा में प्रक्रिया चल रही थी, इंटरनली भी देखेंगे तो वो ऑटोनॉमी वाली चीजें खत्म हो गई, और ये बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया इंडियन गवर्नमेंट के। और पहले भी था कंट्रोल में, लेकिन क्योंकि इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था तो बहुत सारे, तो वहां भी स्टेटस को इंटरनली भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले कश्मीर चल रहा था वैसे नहीं चलेगा। जैसे पूरा इंडिया चलता है वैसे ही कश्मीर भी चलेगा। पहले इंडिया जैसे चलता था और कश्मीर उससे अपनी अलग राह बनाने की स्थिति में था, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। फिर चाइना पे इसका इफेक्ट जा रहा है, जो खुद वो एडमिट भी कर रहा है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि ये, और वर्ल्ड वाले भी कह रहे हैं दबी जुबान में, अभी हम लोग की डिप्लोमेसी ताकतवर है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल, पहले तो यूएस कह ही चुका है कि कश्मीर न्यूक्लियर वॉर के लिए पोटेंशियल एरिया के तौर पर है, ठीक है। तो स्टेटस को जब प्रभावित होता है तो कई तरह की संभावनाएं इनफैक्ट निकल के आती है, ठीक है। अंदरूनी भी संभावना निकल के आती है, ठीक है, और बाहरी भी, आसपास भी आती है और बाहरी भी आती है, ग्लोबल लेवल पे आती है। तो ये स्टेटस को के हटने का प्रभाव हो गया, ठीक है, इनफैक्ट। और चूंकि संभावनाएं ही अभी आप कह सकते हैं, और वो संभावनाएं हो सकता है जो पैदा हुई है वो, उसका दोनों डायरेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वो निकल के आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा है डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट अपने आप में पॉजिटिव है। हम लोगों ने यही कहा है कि अभी तक कश्मीर का विकास शुरू करा था, तो डेवलपमेंट को किस तरीके से वो इफेक्ट करने लगेगा। तो स्वाभाविक बात है कि स्कीमें, योजनाएं, ये सब बनाना, लागू करना, ये सब आसान हो जाएगा, स्कीमों की मॉनिटरिंग पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगी। वो इंडिया जैसे चल रहा है, एज ए होल इंडिया के लिए जो पॉलिसी मेकिंग हो रही थी वो नहीं हो पा रही थी वहाँ, वो सब होना शुरू हो जाएगा। चाहे जीएसटी का मसला हो या अदर जो कानून है उनका मसला, वो सब वहां तक जाएंगे। तो जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया के डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ये भी डेवलपमेंट होगा, ये तीसरा। तो 20-40-40 इसमें रेशियो बना के आपको आंसर देना चाहिए। इसमें सिर्फ 20% दीजिए, इसमें 40% स्टेटस को पे लिख दीजिए, 40% डेवलपमेंटल पोटेंशियल पे लिख दीजिए, तो आपका ये पूरा आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का। द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्परेरी रिलेशनशिप, one involving global strategic partnership that will have a great significance for Asia and world as a whole। भारत जापान के बीच एक मजबूत समकालीन संबंध बनाने का समय आ गया है, जिसमें एक वैश्विक और रणनीतिक भागीदारी शामिल है, जो पूरे एशिया और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। 10 अंकों का प्रश्न है, 150 शब्दों में आंसर इसको देना है। तो कुल मिला के लंबा क्वेश्चन है, इसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इंडो, अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है, द टाइम हैज कम फॉर द इंडिया एंड जापान टू बिल्ड। तो ये एक तो कॉन्टेक्स्ट की भी बात कह रहा है कि कौन सा टाइम आ गया भाई। तो टाइम का मतलब जो वर्ल्ड इक्वेशन में अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड का इक्वेशन बदल रहा है, उस टाइम की ये बात कह रहा है। एक पक्ष तो ये निकल के आ गया, द टाइम ऑफ इंडिया हैज कम, द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी। अब ये बात कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जापान और इंडिया के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, जिसका एशिया पे सिग्निफिकेंस और वर्ल्ड एज ए होल पे सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इतने सारे पक्ष आपके इसमें दिखाई देंगे। अगेन वेटेज आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कितना इसमें आप एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कम से कम 10 से 15% इसमें जरूर आप
10 से 20% तक लिखें। एक टाइम की जो बात हो रही है कि टाइम में क्या चेंज आया, टाइम में चेंज आया, यूएस का डोमिनेंस कम हो रहा है, राइजिंग चाइना है, एशिया में चाइना का उभार हुआ है, और चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है या साउथ चाइना सी में राइट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट को डिनाई करने का स्ट्रेटजी है। जापान के साथ भी उसके बाउंड्री डिस्प्यूट है एक आइलैंड पे, राइट। तो उसके भारत के साथ भी बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो राइजिंग चाइना इज ए थ्रेट टू सेवरल एशियन नेशंस। तो इसको देखना है कि भाई जो टाइम बदला है उसमें टाइम क्या बदला है। तो डिक्लाइनिंग यूएस एंड राइजिंग चाइना, ये चेंजिंग है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसको थोड़ा सा देखना। उस इफेक्ट का मतलब उससे किसके स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स जिसको कहते हैं आप सरोकार, तो किसके लिए सरोकार उपस्थित हो रहे हैं, इसको सोचना पड़ रहा है। ठीक है, राइजिंग चाइना एक साइलेंट एक्टिविटी नहीं होने जा रही है, इसको हम साइलेंटली एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि राइजिंग चाइना को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स में हम चाइना के सामने सबमिट करेंगे, और जापान को भी सबमिट करना पड़ेगा, बाउंड्री डिस्प्यूट है। जापान को भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैम्पर करेगी। जापान उसके यहाँ एक समय आक्रांता देश के रूप के तौर पे भी रहा है, बहुत सारी एट्रोसिटीज हैं। चाइना अगर ताकतवर हुआ और उसने पुराना बदला लेने का सोचा तो जापान के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां भी उपस्थित हो सकती हैं। इंडिया के लिए पाकिस्तान के साथ ही मिला हुआ है, एटम बम देने वाला वही है उसको, तो हमारे दुश्मन का सबसे अच्छा दोस्त है, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा राइजिंग चाइना खतरा है, और यूएस के लिए भी राइजिंग चाइना बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसकी एक ध्रुवीयता को चुनौती अगर आज के डेट में कहीं से मिल रही है तो चीन से मिल रही है। तो ये चेंजिंग टाइम है, ये बता रहा है कि एक टाइम ऐसा आ गया है। अब इस टाइम में आप देखिए तो जापान और इंडिया को क्यों नजदीक होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए जो जापान का चाइना का राइज है वो बहुत बड़ा खतरे का है। उसके साथ भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, हम लोग के साथ भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसी की पोजीशन उसने ली है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान ही रहा है जिसका स्थान लिया है, तो उसने उसको हराया है, राइट। तो इकोनॉमिकली उसने उसको बीट किया है, और उनकी स्थितियां आप देख ही रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली या पुराना, ठीक है, साउथ चाइना सी कोई देख ले तो साउथ चाइना सी में जो 85% ऑयल है, 90% तक ऑयल या एनर्जी जापान जाता है, वो साउथ चाइना सी से ही जाता है। उस पे वो सबके राइट्स को ही 9 डैश लाइन के माध्यम से, या जो वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है उसके माध्यम से, या उसका साउथ चाइना सी का वो मिलिटराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, सबके राइट्स को डिनाई कर रहा है, अपना दावा बता रहा है, मिसाइल्स भी दाग दिया उसने मलेशिया वगैरह पे, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आप देखें तो, और वो एरिया ऐसा है जो कि जापान के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% तक का उसका ट्रेड, ऑयल का ट्रेड उसी रास्ते से हो रहा है, ठीक है। तो अगर साउथ चाइना सी उसके हाथ में चला गया तो जापान तो पंगु हो जाएगा ऑयल के मामले में, अगर देखे तो ये भी देखे तो जापान के लिए भी राइजिंग चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है, और हम लोग के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और यूएस के लिए भी उसके यूनिपोलैरिटी के लिए थ्रेट है। और जापान यूएस का स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसके दुश्मन का भी ये दोस्त है। बेशक भारत के केस में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका हम लोग का एक दोस्त रहा है पुराना, ठीक है, एक नया दोस्त है, ठीक है। तो लेकिन जापान के केस में पुराना दोस्त है, और उसके दोस्त की परिस्थितियों पर भी है। और मोर ओवर देखें तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिसुला की अगर बात करें तो उसमें भी चाइना का रोल है। नॉर्थ कोरिया को सह दे रहा है, तो येलो सी के आसपास की कंट्री है, येलो सी के दाहिने हाथ पे चाइना है, दाहिने हाथ पे जापान है, उसके बाएं हाथ पे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। तो येलो सी का मामला भी टेंस्ड अप होता है, और उसका अगर कोरियन पेनिसुला का न्यूक्लियराइजेशन होता है तो जापान के लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट वहां से आता है, जो कि चीन का दोस्त है, ठीक है। तो ताकतवर चीन उत्तर कोरिया को भी ताकत देगा, और येलो सी में बैलेंस ऑफ पावर को वो डिस्टर्ब कर देगा, राइट। तो मोर ओवर आप देखिए तो राइजिंग चाइना डायरेक्ट थ्रेट है, सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर की बात नहीं, डायरेक्ट थ्रेट टू द जापान एंड डायरेक्ट थ्रेट टू द इंडिया है। तो इन दोनों का के लिए राइट टाइम है कि दोनों पे एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट हो वो बता रहा है कि अब कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप इन लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनके बीच में हो सके। ग्लोबल पार्टनरशिप अभी तक मोटे तौर पे देखिएगा तो जापान के साथ हम लोग का बायलैटरल रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, जापान का एड है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे जापान के साथ हम लोग का, क्योंकि वो डेवलप नेशन है, हम लोग डेवलपिंग है, तो जितने भी डेवलप नेशंस वाले इंटरेस्ट होंगे वहां तो उसके अगेंस्ट ही है, डब्ल्यूटीओ वगैरह की बात करें तो।
या क्लाइमेटिक नेगोशिएशंस जो बहुत टॉप का नेगोशिएशन है, उसमें भी हम लोग का इंटरेस्ट उससे क्लासिक कर रहा था। तो ग्लोबल कोऑपरेशन कहाँ है उसके साथ, ठीक है। एक न्यूक्लियर का मसला देखिए तो वहां भी हम लोग के जो ग्लोबल कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन नहीं बल्कि नॉन कोऑपरेशन। जापान पहला कंट्री है जो जिसने हम लोग पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया था 1998 के पोखरण के बाद। तो ग्लोबल हम लोग का कोऑपरेशन में इनफैक्ट विरोध रहा है। लेकिन अब जो राइजिंग चाइना है वो इन दोनों को ग्लोबल लेवल पे भी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली राइजिंग चाइना का ग्लोबल इम्पैक्ट भी तो होगा। और राइजिंग चाइना से जो थ्रेट इमर्ज हो रहा है उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव भी होंगे। तो ये दोनों के लिए खतरे बहुत ज्यादा है राइजिंग चाइना से। तो ये दोनों ग्लोबल लेवल पे कॉपरेट कर सकते हैं। कोई भी अगर इस तरह की स्ट्रेटजी बनती है और नेचुरली ग्लोबल लेवल पे कुछ भी बनेगा तो यूएस उसमें इन्वॉल्व होगा, और यूएस का वो एलाई रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अगर मिल जाए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा पूरा, जापान इंडिया यूएस ट्रायंगल अगर बन जाता है तो इसके बीच में चाइना आएगा तो उसको कवर करना आसान हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं, नेवल एक्सरसाइजेस शुरू हुई हैं जिसमें जापान की मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री भाग लेनी शुरू हो रही है, यूएस की मिलिट्री। और मोर ओवर एरिया की स्ट्रेटजी आप लीजिए या एशिया पाइवोट की स्ट्रेटजी लीजिए, जिसमें एक क्वाड्रेंट की बात हो ही रही है स्ट्रांगली। ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, इन चारों की फॉरेन पॉलिसी एक होगी। और इसमें राइजिंग चाइना सबसे बड़ा थ्रेट होगा, सबसे बड़ा इशू होगा इसको काउंटर करना, उसको कर्टेल करना। क्योंकि साउथ चाइना सी पे जो क्लेम है ना वो सबके लिए कॉमन है। यूएस का भी उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि जो एशियन नेशंस हैं, एशियान ग्रुप है, उसके साथ यूएस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये उसी कंट्री का एरिया है तो उसके ट्रेड को प्रभाव पड़ेगा, जापान को पड़ेगा। क्योंकि इंडिया को साउथ चाइना सी से डायरेक्टली तो नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे वियतनाम वगैरह में बहुत कुछ मिला है। और ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे हमारी पार्टनरशिप तो होनी चाहिए। ग्लोबल लेवल पे कुछ भी है तो उसकी भागीदारी, वो राइट्स है हमारा, हम राइट्स क्यों छोड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और वो हमें काउंटर कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से, तो हम भी काउंटर कर रहे हैं उसको इस नई जो ग्लोबल इनिशिएटिव आ रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस, एशिया पाइवोट या एरिया की स्ट्रेटजी कहलाती है। तो उसके तहत हम भी हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बायलैटरल भी कर रहे हैं। हम वियतनाम के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्रुनई के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंटी चाइनीज जो नेशंस हैं उनके साथ कोलेबोरेट करके हम लोग उनको बाउंड्री पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब स्ट्रेटजी, काउंटर स्ट्रेटजी चली रही है। तो अब यहाँ पे इन सब कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो यहाँ पे आपको बात करनी है कि भाई ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो ग्लोबल कुछ भी हो तो अब इनको ग्लोबल पे जाना चाहिए बायलैटरल से उठ के, क्योंकि राइजिंग चाइना को बायलैटरल लेवल पे हैंडल करना आसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक तो चाइना और रसिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और जापान और रसिया का भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, चाइना चाइना रसिया एंड पाकिस्तान का एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये भी बहुत ताकतवर तरीके से एससीओ वगैरह में देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी लेकर आगे लोग ये एससीओ की स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा रहे हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले भी। तो ग्लोबल लेवल पे ये एक चीज। और दूसरा ये है कि भाई जो स्ट्रेटजिक है, रणनीतिक है, रणनीति का मतलब यही सब है जो जियोपॉलिटी जिसको कहते हैं, सुरक्षा सिक्योरिटी से रिलेटेड मसले हैं, तो उसमें भी पार्टनरशिप होनी चाहिए। और ओवर अगर एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है चाइना के लिए, जिसमें वो अपनी मैरीटाइम जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, या अपनी जो रोड वाली स्ट्रेटजी है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और अपने मिलिट्री बेसिस को अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा ही कॉपरेशन इंडिया और जापान के लिए भी होना चाहिए। और इस तरह की इनिशिएटिव्स हैं जैसे अफ्रीका और उसकी कॉरिडोर की आप लोग बात कर रहे थे, तो ये ऑलरेडी है। एक क्वेश्चन है अनुज का, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। देखिए इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा आप नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि 2-3 लाइन का ही इंट्रोडक्शन आप लिखिए, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको 125 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन तो नहीं दे पाइएगा। तो 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन फटाक से लिखना चाहिए। और जो पहला लाइन लिखिए वो कुछ सिग्निफिकेंट लिखिए, जिससे जैसे इसी का ही अगर बात करें तो जैसे इसी से शुरू कर सकते हैं कि the decline in the power of China and the rise in the power of China is the reality of today's world। वर्तमान समय में अमेरिका की गिरती शक्ति और चाइना की उभरती शक्ति की वास्तविकता, ये इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद आप शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है ये।
तो इंट्रोड्यूस करना हमेशा कुछ सिग्निफिकेंट, अब ऐसे लगेगा ना एग्जामिनर को कि हाँ ये कुछ है इस आंसर में, ठीक है, इंडो जापान का रिलेशनशिप और सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व का है, ये सब जनरल बातें हैं, ठीक है, रटाई रिटाई बातें हैं। तो कुछ ऐसा लिखिए जिसमें पहला लाइन ये सब जो है ना उसमें सामने वाले को लगे कि इसमें कुछ होगा, अंदर अगर झांकेंगे तो कुछ मिलेगा, राइट। उसके बाद फिर आप एशिया और ये, ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो भी उन्होंने डील किया, हाँ इफेक्टिव होना, यही इफेक्टिव है जो लगे कुछ आकर्षक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इनटू द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy which would satisfy India's national self-esteem and ambitions. Explain with suitable examples. 15 marks का question है, UPSC बड़ा अच्छा question है. What introduces frictions into the ties between India and China is that Washington is still unable to find a position for India in the global strategy which could satisfy India's national self-esteem and ambition. तो कह रहा है कि यूएस चाइना के रिलेशनशिप को का सवाल है, यूएस इंडिया के रिलेशनशिप का ये सवाल है। और इसे बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट, बड़ा अच्छा चीज ये बोला है, ठीक है ना। स्टेटमेंट पकड़िएगा, स्टेटमेंट कह रहा है ये कि व्हाट इंट्रोड्यूसेस अ फ्रिक्शन, इन दोनों के रिलेशनशिप में फ्रिक्शन है, ठीक है। वो स्मूथ, उतना स्मूथ नहीं है, एक फ्रिक्शन दिखता है, ठीक है। वो फ्रिक्शन क्यों दिखता है, तो इसलिए दिखता है, उसका रीजन दे रहा है। ये फ्रिक्शन इसलिए दिखता है क्योंकि यूएस इंडिया का पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि इसकी ग्लोबल स्ट्रेटजी में क्या पोजीशन होगी, ठीक है। तो वो ग्लोबल स्ट्रेटजी बना रहा है, रिसेंट न्यू जो चेंजिंग वर्ल्ड रियलिटी है उसके परिप्रेक्ष्य में जो वो बना रहा है स्ट्रेटजी, उसमें इंडिया का पोजीशन क्या होना चाहिए उसको लेकर वो निश्चित नहीं हो पा रहा है, ये कुल मिला के है। और ये ऐसा पोजीशन, इंडिया को ऐसा पोजीशन उसमें होना चाहिए जो इंडिया के सेल्फ स्टीम को, उसके आत्मसम्मान को और उसके एम्बिशंस को, जो उसकी महत्वाकांक्षा है उसको संतुष्ट कर सके। तो ये जो है ये फ्रिक्शन क्रिएट करने का सबसे बड़ा कारण बन के सामने आ रहा है, ठीक है। इसी को कह रहा है कि सुटेबल एग्जांपल्स के सारे। तो इन सब जैसे ये जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आपको कॉम्प्लिकेशंस को पहले इजी कर देना चाहिए और फिर उसके बाद उसका जो भी वो मांग रहा है वो लिखना चाहिए। तो फ्रिक्शन बताइए कि भाई, फ्रिक्शन कहने का मतलब ये है कि आप, हम लोग जैसे स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं कह सकते इस बात को कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है। जैसे चाइना पाकिस्तान के रिश्ते में देखेंगे तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, चाइना ने उसकी पाकिस्तान ने चाइना की डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने आप को सबऑर्डिनेट बना दिया उसने, ठीक है। इनफैक्ट उसने तो अपनी जमीन पट्टे पे दे दी, तो पाकिस्तान तो बिक चुका है कुल मिलाकर अगर देखें। वो चाहे कुछ दिनों में पाकिस्तान की जो आधिकारिक भाषा होगी वो मंडारिन होगी, वो तय है। अब वो 10 सालों में हो, 20 सालों में हो, या आने वाले 50 सालों में, ये क्लियर हो चुका है। तो पाकिस्तान के केस में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है क्योंकि उसने हथियार डाल दिया है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक एम्बिशियस नेशन है, इंडिया का अपना एक आत्मसम्मान है। इंडिया ने बहुत सारे खतरे लेकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और ना तो वो इस ब्लॉक में गया ना उस ब्लॉक में गया। किसी भी ब्लॉक में गया होता तो शायद इसका यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल का मिल गया होता कब का, लेकिन इसने नहीं किया। ये अपनी पोजीशन को, अपनी सॉवरेंटी को, हर तरह के एक्सटर्नल इंटरनल सॉवरेंटी को हर कीमत पे बनाए रखना चाहता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आजादी मिली है, तो इसका इंडिया खोना नहीं चाहता है, तो इसकी अपनी एक स्टीम है, ठीक है। ये किसी के साथ भी प्रो हो, जैसे आज कह रहे हैं हम लोग यूएस प्रो हो गए, यूएस के समर्थक हो गए, या यूएस के साथ हम लोग की दोस्ती गहरी हो गई है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि हम हर कीमत पे यूएस के साथ दोस्ती, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की कीमत पे यूएस की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए आप देखिएगा बहुत जगह हम लोग के मतभेद भी सामने आते हैं, जैसे इकोनॉमिक मसले पे ही देखिए मतभेद सामने आता है। और अभी तक हम लोग के डिस्प्यूट भी चल रहे हैं, ठीक है। यूएस ने भी इंडिया के अगेंस्ट केस किया हुआ है डब्ल्यूटीओ में, हम लोगों ने भी यूएस के अगेंस्ट केस किया हुआ है। जो टैरिफ वॉर किया उसने, एल्युमिनियम और स्टील की कीमतें बढ़ाई थी, टैरिफ बढ़ाया था, वो इंडिया के अगेंस्ट भी लागू हुआ था। ये जीएसपी से भी इंडिया को उसने बाहर किया है यूएस ने।
तो सब कुछ स्मूथ नहीं है, और उसको कहते हैं ये इंडो यूएस इकोनॉमिक डील। ठीक है, जैसे यूएस चाइना इकोनॉमिक डील जनवरी महीने में हुई, ठीक है, इस साल के, वैसी एक डील की उम्मीद भारत भी कर रहा है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डील हो जाए जिसमें सारे मसले सेटल हो जाए। अभी तक कोई भी इकोनॉमिक लेवल पे डील हम लोग की इस तरह की नहीं हो पाई है, बिट्स एंड पीसेस चल रहा है, लेकिन कदम दर कदम हम लोग के संबंध आगे बढ़े हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, ठीक है, अब हम लोग 2+2 फ्रेमवर्क में बातचीत करने लगे हैं। डिफेंस के बहुत सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट का ट्रेड, मतलब इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो ट्रेड ऑफ डिफेंस हो रहा है, सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री वेपन ये सब हम लोग का मिल जा रहा है। लेकिन रसिया से हम लोग हथियार ले रहे हैं, तो चाइना इंडिया को उससे परेशान, यूएस को उससे परेशानी भी, राइट। तो इंडिया का ये सेल्फ स्टीम और उसका अपना एम्बिशन है कि वो दुनिया भर में एक अच्छी भूमिका, एक सक्रिय भूमिका, एक एक्टर की तरह हो, एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह ही सिर्फ ना रहे, वो क्राफ्ट करे इंटरनेशनल रिलेशंस को, अपने हिसाब से बनाए, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चेंज करे, ताकि जो भी वैश्विक स्थिति निर्मित हो उसमें भारत का एक हिस्सा हो। ठीक है, भारत वो नहीं लेने वाला नहीं होना चाहता, भारत अपने लिए निर्मित करने वाला बनना चाहता है। ठीक है, वो किसी के रहम पे नहीं चलना चाहता है। भारत एक ऐसी स्थिति निर्मित करना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे जहां पे इसके लिए भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। तो वो एक्टर बनना चाह रहा है, एक मीडिएटिंग फोर्स के तौर पे नहीं रहना चाह रहा है। तो ये प्राइमरीली उसका देखिए तो एम्बिशन, इसीलिए वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोशिशें करता हुआ दिखाई देगा आपको, और बहुत ताकतवर कोशिशें करता हुआ दिखाई देगा, राइट। और जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली स्थितियां हो रही है। यूनाइटेड नेशन के साथ जो इंडिया का कोलेबोरेशन है, कॉपरेशन है, वो बहुत ताकतवर तरीके से आपको दिखाई देगा इन सारी चीजों की वजह से। तो इसका अपना एक सेल्फ स्टीम के साथ साथ एक इसका अपना एम्बिशन भी है। और इन दोनों चीजों के साथ इंडिया का क्या पोजीशन होना चाहिए यूएस की ग्लोबल स्ट्रेटजी में। यूएस की ग्लोबल स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो उसका प्राइमरीली दो चीज उसके फोकस में है जहां पे इंडिया का रोल हो सकता है। एक तो मिडिल ईस्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ऑयल पॉलिटिक्स की वजह से, वो कोल्ड वॉर के टाइम से ही चल रही है। और एक जो एशिया पैसिफिक पॉलिटिक्स नई इमर्ज हुई है, साउथ चाइना सी को सेंटर में रख के या राइजिंग चाइना को सामने रख के, और उससे रिलेटेड जो इश्यूज है ये इसमें, तो ये यूएस के लिए ग्लोबल स्ट्रेटजी इंडिया के रिस्पेक्ट में ये दो है, उधर मिडिल ईस्ट वाले में और इधर दूसरा इधर एशिया पैसिफिक की पॉलिटिक्स में। तो एशिया पैसिफिक की पॉलिटिक्स में इंडिया उसके लिए एक नेचुरल साझीदार है, क्योंकि चीन को काउंटर करने की क्षमताएं अगर एशिया में किसी के पास है तो वो इंडिया के पास ही है। और अगर वो काउंटर कंटेन करना चाहता है, उसको रोकना चाहता है उसकी बढ़ती ताकत को, तो इंडिया उसके लिए, और आपको तमाम जो कॉपरेशन दिखता है यहाँ दिखता है। लेकिन जब मिडिल ईस्ट पे आप आ जाते हैं, खाड़ी के देश, ऑयल वाले देशों में, तो वहां पाकिस्तान की अहमियत आज भी बनी हुई है, क्योंकि एक इस्लामिक नेशन है, जियो पॉलिटिकली नजदीक है, राइट। तो और ट्रेडिशनल वो एलाई रहा है इस ऑयल पॉलिटिक्स में। और तीसरा आप देखिए जो अफगानिस्तान में उसका इंटरेस्ट है, तो अफगानिस्तान में बिना पाकिस्तान के समर्थन के यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना पॉसिबल नहीं है। और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी भी यूएस के लिए इज्जत का प्रश्न है। जितना फंसा हुआ है 18 साल से, हटना चाह रहा है, हट नहीं रहा है, तो अपनी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन के लिए हट नहीं रहा है, राइट। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नहीं है अफगानिस्तान में, लेकिन उसका जो इंटेंजिबल उसका इंटरेस्ट है, जैसे इज्जत तो इज्जत इंटेंजिबल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिस्पेक्ट में देखें तो पाकिस्तान की अहमियत है। तो ये प्रॉब्लम है यूएस की ग्लोबल स्ट्रेटजी में कि इंडिया को वो कहाँ कहाँ तक साझेदार बना सकता है। ठीक है, उसके अलावा और भी देखिए, जैसे ग्लोबल स्ट्रेटजी में ये तो मैंने आपको जियो पॉलिटिक के हिसाब से बताया। उसके अलावा आप देखिए क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, वो क्लाइमेट नेगोशिएशन हो या कोई ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा हो, ठीक है, वहां पे या कोई न्यूक्लियर का नेगोशिएशन हो रहा है, वहां पे इंडिया के एम्बिशन को सेटिस्फाई करना और इंडिया को क्या जगह देना, क्योंकि एनपीटी का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, सीटीबीटी का ये सिग्नेटरी नहीं है। हालांकि यूएस खुद ही इन सब चीजों को छोड़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कोई नेगोशिएशन होती है तो इंडिया की भूमिका क्या होगी, तो इसको लेकर यूएस अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, चाइना को कंटेन करने में इंडिया का बहुत क्लियर कट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस है, लेकिन बाकी जो ग्लोबल मसले हैं उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। और फिर वहां पे इंडिया के लिए, इंडिया के जो एम्बिशंस है, वहां तोल मोल है।
यहाँ तो साफ साफ दिखता है। और कोई भी देश आपके साथ साझेदारी करेगा जब उसको लगेगा कि फायदा ज्यादा हो रहा है और नुकसान कम हो रहा है तभी करेगा। तो एशिया पैसिफिक में फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, लेकिन बाकी जगह पे इंडिया को फायदा ज्यादा है और यूएस को नुकसान उसमें होने के चांस ज्यादा है। तो इन सब चीजों की वजह से फ्रिक्शंस क्रिएट होते रहते हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, क्योंकि एक ही इशू नहीं है जहाँ पे दोनों कोलैबोरेट करते हैं या दोनों कोलाइड करते हैं। ठीक है, जैसे एशिया पैसिफिक, ठीक है, अफगानिस्तान के मसले पे ही देख लीजिए, तो जो कह रहा है इंडिया को कि भाई अपना ट्रूप्स तुम भेजो, यहाँ इंडिया नहीं भेज रहा है, अपने कंपल्सन से उसके। इंडिया भेजेगा तो तालिबान उसके अगेंस्ट होगा, फिर एक जो इस्लामिक, जैसे इसराइल के अगेंस्ट सारे अरेबियन नेशन हो जाते हैं, वैसे ही सारे इस्लामिक नेशंस को एक होने का मौका मिलेगा अगर वहाँ इंडियन फोर्सेस इन्वॉल्व होगी तो वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, राइट। हम लोग अपना रूस का मोह अभी तक नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आर्म्स डील वो हम लोग के साथ सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन दे रहा है, लेकिन हम लोग रशिया से भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग रशिया को इरिटेट करने की स्थितियों में नहीं रहे। तो दोनों के रिश्तों में कई सारी फ्रिक्शंस हैं, और वो फ्रिक्शंस क्वेश्चन के हिसाब से वो बता रहा है कि आपको ये बताना है कि वो फ्रिक्शंस इंडिया का जो सेल्फ स्टीम है और एम्बिशंस है, ठीक है, उसके साथ इंडिया की क्या पोजीशन होनी चाहिए उसके ग्लोबल स्ट्रेटजी में, वो अभी तय नहीं कर पा रहा है। इस दिन यूएस ये तय कर लेगा, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा डोल्टम वाली पॉलिसी, कभी वो इंडिया के साथ की उसको बहुत जरूरत पड़ती है तो इंडिया के साथ वाले काम करता है, साथ में इंडिया के विरोध वाले काम भी करता हुआ दिखता है। कई बार उसको पाकिस्तान को अभी भी खुश करना पड़ता है, तो कई बार उसको पाकिस्तान को भी खुश करने वाली स्थिति रखनी पड़ती है। ये कुल मिला के इस क्वेश्चन में लिखा जाना चाहिए। यही सब एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए, ठीक है। नहीं, ट्रम्प ही आइडियलिज्म, यूएस आइडियलिज्म में विश्वास नहीं करता है। यूएस हाईली रियलिस्टिक है, जो मिलिट्री पावर हर जगह। वो तो अफगानिस्तान में उसने अटैक किया, इराक में किया, इराक में तो बाकायदा यूनाइटेड नेशन को दरकिनार करते हुए किया है। तो वो कभी भी इसके फेवर में नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। यूएस रियल पॉलिटी में विश्वास रखता है, वो आइडियलिज्म में कोई विश्वास, यूएस फर्स्ट, उसका शुरू से यूएस फर्स्ट की पॉलिसी है, ठीक है। इधर ट्रम्प जो यूएस फर्स्ट करने लगे, यूएस फर्स्ट से इंडिया को कुछ घाटा नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग भी कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट, तो इनफैक्ट हम लोग कह रहे हैं, कि हम लोग की पॉलिसी को यूएस फॉलो कर रहा है ठीक है। ये प्रोटेक्शनिज्म का आइडिया है, जो कि ये दिस इज दी एक अनदर इशू है, ये इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, ट्रेड पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन मोर ओवर क्या है ना, जब जैसे देखिए अब यूएस पॉलिसी बनाया और नाटो बनाया सिक्योरिटी के लिए, WTO बनाया उसने, ठीक है ना, बहुत सारी और भी उसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर दी, तो यूरोपियन यूनियन को उसने अपने साथ में ले लिया, तो वहां पे फ्रिक्शंस आपको कम दिखाई देता है। लेकिन इंडिया का के साथ उसके फ्रिक्शंस हैं। फ्रिक्शन क्यों है, उसकी वजह क्या है? हम लोग चाइना अमेरिका के दुश्मन है, हम लोग तो प्रो अमेरिकन हो रहे हैं कुल मिला के, अगर देखें तो उसके साथ अपनी, और वो भी हम लोग के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। लेकिन अभी वो असल बात यह है कि इंडिया को कितना स्थान देना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए जो उसके इस रेस्पेक्ट को सूट करे, जो उसके एम्बिशंस को सूट करे, इंडिया के एम्बिशंस को। तो यहाँ पे वो तय नहीं कर पा रहा है कि इनको कौन सा स्थान दिया जाना चाहिए। जिस दिन वो ये तय कर लेगा कि इंडिया का वही स्थान होगा जो यूरोपियन यूनियन का स्थान है, तो क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा है, चाइना के केस में, पाकिस्तान के केस में उसको सोचना नहीं पड़ता, पाकिस्तान तो हथियार डाल दिया, उसने जाकर उसने नाटो का उसको नॉन मेंबर एलआई बनाया, बहुत कुछ बनाया नाटो का, तो इंडिया को बना दिया उसने, तो उसको सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा। लेकिन इंडिया का स्थिति ऐसा नहीं है, इंडिया यूएस का विरोध भी करता है बहुत जगह पे, ठीक है, इसका अपना ग्लोबल एम्बिशन है। तो सेल्फ स्टीम एंड एम्बिशंस, इंडिया के एम्बिशंस को भी वो सेटिस्फाई करे। अगर ये बात रहती, जैसे अभी ये कहा जाता है कि यूनिलेटरल वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएस है, यूनिलेटरल एशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ चाइना, चाइना की जगह हटा के इंडिया कर दिए, तो इंडिया के लिए रिस्पेक्टफुल है। इंडिया तो यही चाहता है कि एशिया में भी उसकी अगर धाक जम जाएगी तो उसका तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम चाइना के साथ है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर एशिया की सबसे बड़ी ताकत ये बन जाए तो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तो ये खुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां चाइना भी अपर हैंड पे, कई तरीके से अपर हैंड पे वो दिखाई देता है, तो ये स्थितियां तो है नहीं कि अगर यूएस को ये कभी ऐसा लगता है कि हम एशिया में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर भारत को स्थापित करते हैं, जिस दिन वो तय कर लेगा उस दिन इंडिया यूएस रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स
खत्म हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, फ्रिक्शंस है, घर्षण है, वो इतना स्मूथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो घर्षण खत्म। इवन इंडिया चाइना, इंडिया रसिया का रिलेशनशिप देखिएगा तो वो काफी स्मूथ रहा है। हालांकि घर्षण रहा है, जैसे क्रायोजेनिक इंजन देने का मसला था, उस पर घर्षण था। आर्म्स हथियार देने का मसला था, उस पर घर्षण था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का मसला था, उस पर घर्षण था, क्योंकि वहां रसिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में चलता था। ठीक है, तभी हम लोगों ने प्रो यूएस का रास्ता भी निकाला अपना, कि भाई रसिया नहीं कर पा रहा है तो हम यूएस के साथ एलाई कर लेते। आज जो आरोप लगता है कि हम रसिया को छोड़ के उधर जा रहे हैं, तो भाई रसिया भी तो ऐसा है कि हमें सब कुछ नहीं दे रहा था। हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, कहाँ दे रहा था रसिया? हमें नहीं दे रहा था। जब 2008 में यूएस ने किया, उसके बाद हमें मिलना शुरू हुआ। तो हम लोग उसको भी ऐसे ही बैलेंस करें कि हम लोग का जितना था रसिया के साथ उतना बना रहे, और यूएस के साथ अपना बढ़ा ले जाए। तो उसको छोड़ कहाँ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हो रही है चाइना, अमेरिका को, कि भाई आर्म्स की बात है तो आर्म्स उससे भी ले रहे हैं, इससे भी ले रहे हैं। वो मना कर रहा है कि नहीं, उससे मतलब हम ही से लो खाली आर्म्स। तो ये सब वो वही है कि आ, इंडिया देखिए क्लाइंटेज स्टेट वाला दर्जा नहीं लेगा ना, जैसे सारे क्लाइंट स्टेट कहते हैं उसको, क्लाइंट की तरह ट्रीट करता है अपने जो उसके मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों के नेशंस हैं। तो इंडिया क्लाइंट स्टेटस तो लेगा नहीं। इंडिया अपने आप में वो इतना सारा पेन लेता चला आ रहा है लास्ट 70 ईयर से, इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिया अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति चाहेगा। ये सब जो विड्रॉल है ना, जैसे अनुज का कहना है कि पेरिस एग्रीमेंट है, डब्ल्यूटीओ है, यूनेस्को है, यहाँ से सब ये सब यूएस के जो विड्रॉल है, या यूएस के वहां से आप कह सकते हैं कमिटमेंट का। डब्ल्यूटीओ से विड्रॉल तो नहीं है, बाकी दो जगह से विड्रॉल है। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट तो अलग है। ये वही बता रहा है कि अब चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये सब जो वर्ल्ड को चलाने के लिए एजेंसीज होंगी ना, कैसे चलेंगी? ऑर्गेनाइजेशन होगा, एजेंसीज होगा। तो अगर यूएस विड्रॉ कर रहा है तो इन एजेंसीज का इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके के इक्वेशन के आधार पे वो बनी हुई थी। ठीक है, जो कोल्ड वॉर के बाद ही वहां हुआ था प्राइमरीली देखा। तो अब चेंज हो रहा है, ये सब ये सिर्फ ये बता रहा है कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और अभी भी सबसे ज्यादा चेंज करने वाला फैक्टर अभी भी यूएस ही है, क्योंकि यूएस अगर कहीं से हट रहा है तो उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। डब्ल्यूएचओ भी आप उसको जोड़ लीजिए, उसने भी सस्पेंड किया है ना उसकी फंडिंग को। ये चेंजिंग वर्ल्ड को बता रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, व्यापार युद्ध वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन को जिंदा बने रहना है तो उसे सुधार के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, और विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो मोटे तौर पे इसमें अगर अगेन देखें तो की एरियाज ऑफ द रिफॉर्म्स। ठीक है, की एरियाज ऑफ द रिफॉर्म्स इन डब्ल्यूटीओ क्या क्या है। ठीक है, जो इसके सर्वाइवल को इंश्योर करे, फिर से इसको रेलिवेंट बनाए, और इसमें इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। अभी जो बात चल रही है ना, डिक्लाइन ऑफ डब्ल्यूटीओ, डिक्लाइन ऑफ डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ का डिक्लाइन हो रहा है, डब्ल्यूटीओ में कौन सा नेगोशिएशन हो रहा है? डब्ल्यूटीओ में कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। तो जब डब्ल्यूटीओ में कोई नेगोशिएशन ही नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगी ना संस्था। डब्ल्यूटीओ को छोड़कर टीपीपी किया हमें ओबामा सरकार ने, ट्रंप ने उसको छोड़ दिया। चाइना ने आरसीईपी को बढ़ाया आगे, इंडिया भी पहले पार्ट था, इंडिया ने इसको छोड़ दिया। तो जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं या ट्रेड पॉलिटिक्स है वो बहुत चेंज हो रही है। और वही कह रहा है कि भाई अभी भी सारे डब्ल्यूटीओ के ये सब ऑल्टरनेट के तौर पे ही आए थे, टीपीपी, आरसीईपी। ठीक है, एक साफ्टा भी है, साउथ साउथ अफ्रीका साउथ एशियन कंट्रीज का। ये सब क्या थे? ये साफ्टा तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन टीपीपी एंड आरसीईपी तो ये डब्ल्यूटीओ का ही काउंटर था। एक यूएस का काउंटर था और दूसरा ये इंडिया एंड चाइना का काउंटर शुरू में हुआ करता था। ये इंडिया चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए बनाया था। ठीक है, और आप एजेंसीज के लेवल पे भी ये देखिए तो ब्रिक्स बैंक के लोगों ने बनाया, इमर्जिंग इकोनॉमीज ने AIIB बनाया, एशियान डेवलपमेंट बैंक के ऑल्टरनेट के तौर पर। तो ये सब कवायदे हुई हैं लास्ट 10-20 ईयर्स में, स्पेशली 10 ईयर्स में। आप देखें 2008 के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो डब्ल्यूटीओ का सिग्निफिकेंस कम होता जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है तो मीटिंग्स में कोई निर्णय निकल के नहीं आ पा रहा है किसी भी मसले पे कोई। तो यही कुल मिला के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि अगर इसको सरवाइव करना है तो
की एरिया ऑफ रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए। ये आपको इसमें एक्चुअल मायने में डब्ल्यूटीओ का डिक्लाइन लिखना है, अगर डब्ल्यूटीओ का डिक्लाइन हो रहा है और इसका सर्वाइवल का प्रश्न है। और सर्वाइवल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ रिफॉर्म्स डब्ल्यूटीओ में जरूरी है, डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। और स्पेशली सिंगापुर वर्सेस डीडीए का इसमें डिबेट आपको देना है। सिंगापुर इश्यूज उनके फेवर में, एडवांस इकोनॉमिक्स के फेवर में, और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ये डेवलपिंग नेशंस के फेवर में, इसी पे डेडलॉक है। अब वो लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन शुरू करो अंडर सिंगापुर इश्यूज, और इंडिया और बाकी से भी डेवलपिंग वाले कह रहे हैं कि पहले जो कमिटमेंट है पुराना डीडीए का वो पूरा करो। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि डीडीए में दोहा डेवलपमेंट एजेंडे में प्राइमरीली एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस जैसे मसले हैं। इसमें यूएस और एडवांस इकोनॉमिक्स को नुकसान है इनफैक्ट, तो वो बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसमें, राइट। और जिसमें डेवलपिंग नेशंस का इंटरेस्ट है उसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है, और दूसरी तरफ जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसमें हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ डब्ल्यूटीओ की चर्चा आज के डेट में से विवादों के लिए हो रही है। उसने टैरिफ लगा दिया तो उसने डिस्प्यूट कर दिया तो उसने डंपिंग कर दिया। तो देखिए जहाँ पे विवाद ज्यादा ज्यादा होने लगते हैं ना वो डिक्लाइन करने लगती है। डब्ल्यूटीओ एक आइडियलिज्म वाली है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाली है, ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कहाँ फंसती जा रही है, तो इसका मेजर अभी इन्वॉल्वमेंट डिस्प्यूट और इन सब चीजों में चला जा रहा है, इसलिए इसके सर्वाइवल का संकट है। तो मामला वही है सिंगापुर इश्यूज वर्सेस दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। और इंडिया के इंटरेस्ट में अगर रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो इंडिया के रेस्पेक्ट में डीडीए वाले रिफॉर्म्स है, जैसे एग्रीकल्चर मार्केट को, वहाँ एग्रीकल्चरल सब्सिडी कम करने का, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन करने का, जो ये सब मसला है ये प्राइम मसले हैं। इसको जब तक वहां नहीं लाया जाएगा तब तक डब्ल्यूटीओ में नया नेगोशिएशन शुरू नहीं हो पाएगा। पुराने कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, यही इंडिया के भी हित में है, और तब इंडिया और बाकी अदर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो नए नेगोशिएशन, जिसमें इन्वेस्टमेंट का मसला है सिंगापुर इश्यूज के तहत, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मसला है, ठीक है, तो इन मसलों पर नेगोशिएशन शुरू होगा, क्योंकि इन पे नेगोशिएशन शुरू होगा तो यूएस और एडवांस इकोनॉमिक्स को उसमें फायदा होगा। फिर दोनों के जब फायदे शुरू होंगे तब जाकर, अभी तक प्राइमरीली ये माना जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ से इंडिया को नुकसान ही हुआ है, इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन रुका है, इंडिया को जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिलते मिलते जब मिलने की बारी आई तो यूएस ने इसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। तो लेकिन फिर भी बुरा नहीं है, क्योंकि पहले बायलैटरल लेवल, डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था, बायलैटरल लेवल पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया करता था अमेरिका। तो मल्टीलेटरलिज्म से एक फायदा तो हुआ, इसलिए हम लोग उसको बना के रखना भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग अब झुक के इसमें नहीं रहना चाहते, इसको हम लोग अब अपने फेवर में, मतलब अगर जिस आइडिया पर बेस्ड था ये सबका हित होगा उस पर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इस समय जारी भारत ईरान नाम की समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। इन व्हाट वेज वुड द ऑनगोइंग यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। तो इस समय जो यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट है, कंट्रोवर्सी है, वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को किस तरीके से करता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन का अगर एस्पेक्ट निकालिए तो भारत नाम की समझौता विवाद क्या है, समझौते पर क्या विवाद है। फिर ये कह रहा है कि विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस तरीके से प्रभावित करेगा, भारत पे प्रभाव और भारत का अप्रोच, भारत का क्या अप्रोच होना चाहिए। अगेन यहाँ पे 3 है तो इसको 20, 50 और 30 के रेशियो में आप लिख दीजिए इसको। 20% इस पे लिखिए, 50% वहाँ पे लिखिए और 30% अप्रोच पे लिखिए। 20% विवाद बता दीजिए कि ट्रम्प को पसंद नहीं आया ये डील ओबामा के द्वारा किया गया, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये विवाद है।
उसके बाद प्रभाव आपको बताना है कि इससे इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यूएस का प्रेशर है, ईरान के साथ अपने रिश्ते हम लोग छोड़े, तो अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो यूएस के साथ हमारे रिलेशनशिप पे प्रभाव पड़ेगा, यूएस इंडिया पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, ईरान को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो कश्मीर या जो एक प्रोमिनेंट इस्लामिक नेशन है जो हम लोग का सपोर्ट करता है, देखिए वो सपोर्ट हम खोएंगे, एक अरेबियन कंट्री का हम लोग सपोर्ट खोएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए माइलेज का काम करेगा। तो ये सब प्रभाव प्राइमरी एनर्जी का ही प्रभाव है, एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रभावित हो, क्योंकि आज हम लोग के पास जो ऑयल इंपोर्ट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें ईरान से मिलता है। तो अगर कुछ भी ये सब समझौता विवाद बढ़ता है तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रेशर आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इसके साथ संबंध खत्म कीजिए। तो या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे अगेंस्ट होगी अगर हम खत्म करेंगे तो, नहीं करेंगे तो, और अगर खत्म करेंगे तो हम लोग के एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। तो ये सारे इम्पैक्ट एनालिसिस हो गई। उसके बाद क्या रवैया अपनाना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी, नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की आवश्यकता है या जो हमारे स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान फैक्टर है, ठीक है, फिर हम लोग इंडिपेंडेंट नॉन अलाइंड हैं, तो हम लोग यूएस के कहने पे क्यों यूएस इंडिया के साथ, ये ईरान के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे, हम अपने इंटरेस्ट में फैसले लेंगे, तो इन सब चीज़ों को इसमें हाईलाइट करना है, राइट। नेक्स्ट है, चीन अपने आर्थिक संबंधों में एक सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभावित सैन्य शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को अगेन इसकी सर्जरी कीजिए। चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, इकोनॉमिक रिलेशंस और पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और एशिया में अपनी स्थिति, वही चेकबुक डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी ले रहा है और ट्रेड सरप्लस में, इसलिए कैश रिच इकोनॉमी हो गया है। और मोस्टली एशियन नेशंस को क्या चाहिए, पैसे की तो प्रॉब्लम है नहीं, पाकिस्तान को भी पैसे की प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी, नेपाल को भी, सबको पैसे की तो प्रॉब्लम है, कैश की प्रॉब्लम है। तो ये कैश अपने ट्रेड सरप्लस को इस्तेमाल करके इनको अपने इन्फ्लुएंस पे ले रहा है, ठीक है। और एशिया में वो चाह रहा है, जो जिसकी पूरी जो रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी से कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी में जो घेर रहा है वो मैरीटाइम और रोड प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या पैसा ही तो इस्तेमाल कर रहा है, हम्बन टोटा बना लिया, ठीक है, मालदीव में नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, चटगांव में लगातार प्रेशर है बांग्लादेश पे कि वो मिलिट्री बेस उसको बना ले, म्यांमार के साथ, म्यांमार के भी पोर्ट्स उसने ले लिए हैं, पाकिस्तान के साथ उसका सीपैक चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सब उसकी क्या है, वो अब ये इकोनॉमिक लेके आ रहा है, फिर ओवर लेके आ रहा है, ओवर से अपनी स्थिति और वो ताकतवर बनाना चाह रहा है कनेक्टिविटी के मामले में, रोड और मैरीटाइम दोनों कनेक्टिविटी। तो उसका जो मलक्का स्ट्रेट का प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा अगर वो ओवर सक्सेसफुल हो गया तो उसको दो रूट मिल जाएगा, ऑयल ऑयल सिक्योरिटी के लिए, उधर से मिल जाएगा, उधर से मिल जाएगा। अगर इधर इंडिया ने कभी मलक्का स्ट्रेट को रोकने की कोशिश की तो अपना वो रोड प्रोजेक्ट्स को यूज करेगा, रोड के रास्ते हैं उसको इस्तेमाल करके अपने एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करेगा। तो कुल मिला के, और ये जितनी जगह वो जाएगा ओवोर के माध्यम से, विशेष तौर पे ओवोर इज फाइनली ये अपने ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल है, तो उसके पास ट्रेड सरप्लस है, वो पैसा है, उस पैसे को खपा रहा है ओवोर में। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करे जिससे उसका स्ट्रैटेजिक लाभ भी हो जाए और इकोनॉमिक लाभ भी हो जाए। सबको कर्जे पे पैसा दे रहा है ओवोर के तहत, उनसे इंटरेस्ट ही वसूलेगा, और इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे तो मिलिट्री बेस बनाएगा अपना, तो सब जगह मिलिट्री प्रेजेंस कर लेगा। तो कुल मिला के इंडिया जानता है, इंडिया का कहना यही है कि ओवोर के माध्यम से ये दिखाने के लिए इकोनॉमिक है, ये एक्चुअल मायने में एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसकी, ठीक है। तो यही आपको बताना है कि चेकबुक पॉलिसी प्राइवेटली वो फंडेड है, ओवोर में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट है, पुल बनाना है, रोड बनाना है, पोर्ट डेवलप करना है, यही तो करना है ना, और मैरीटाइम और द रोड की लिंकेज एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बनानी है, यही करना है उसको। ये सब ट्रेड सरप्लस का ही नतीजा है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप इसमें वो बना रहा है, लेकिन उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव अपने
मलक्का स्टेट स्ट्रेटजिक इंडियन ओशियन में वो कमजोर है, इंडियन ओशियन में अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है और अपने लिए नया ट्रेड रूट खोलना चाहता है। और उसकी जो सेंट्रल पोजीशन है, ठीक है ना, उस सेंट्रल पोजीशन के लिए ये बेहतर है इधर साउथ चाइना सी पे अपनी पूरी धाक जमा ले और ओवर के माध्यम से उसको उसके पास इधर से रास्ता खुल जाए, तो इसके लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों तरीके से उस चाइना आना जाना आसान हो जाएगा और चाइना की कहीं भी आसानी से पहुंच हो जाएगी। ठीक है, और सब जगह उसकी मिलिट्री की प्रेजेंस रहेगी तो नेचुरल है कि वो ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपको एनालाइज करना है और इसका मिलिट्री कंपोनेंट, उसकी जो स्ट्रेटजी है ट्रेड की या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की, उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में बताना है, ठीक है, इसमें ओवर वगैरह के रिस्पेक्ट में। तीसरा, इस कथन के प्रकार से पड़ोसी देश के रूप में भारत पर और इस पर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। वैसे अल्टीमेटली इंडिया को तो घेर रहा है ना वो, इंडिया को घेर रहा है और इंडिया के इंडियन ओशियन में जो डोमिनेंस है उसको कमजोर करने की वो कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें इम्पैक्ट हो रहा है। तीन एस्पेक्ट है इसमें, आप 30-30-30 तीनों लिख दीजिए, 30-30 या 33-33 तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 33-33 आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इसका मेजर कंपोनेंट है, कितना उसको देना है, तो इसमें तीनों ही एक्चुअल मायने में इंपॉर्टेंट है, बहुत मिला जुला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न। भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण भाग है और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति का के सहयोग का, तो इसमें क्वेश्चन बहुत क्लियर है, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का क्या मतलब है, और भारत की आर्थिक प्रगति के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है। पेट्रोल नहीं होगा, गैस गैस नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसकी सप्लाई को तो इंश्योर करना ही पड़ेगा। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। ईस्टर्न कंट्री, वेस्ट एशियाई कंट्री, ये जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्री उसमें प्राइमली ईरान ही है, ईरान है, सऊदी अरबिया है। देखिए वहाँ कितना वो है कि इसमें एक ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन प्रपोज था, तो ऐसा कहते हैं कि इंडिया ने यूएस के दबाव में इस पाइपलाइन को छोड़ दिया, तो पता है आईपीआई आईपीसी बन चुका है, इंडिया पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बन गया। जो इंडिया छोड़ेगा उसको चाइना अडेप्ट कर लेगा ना तुरंत, तो चाइना वहां पहुंच जा रहा है जहाँ इंडिया पहुंच रहा है, जो छोड़ेगा वो नेचुरली वो अडेप्ट कर लेगा, तो वो अपना, तो ये सब इन सब चीजों को इसमें एनालाइज करना है स्टेशिया में, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी की नीति है, तीनों एस्पेक्ट है। 10% इसके बारे में बताइए, ठीक है, 40% इसके बारे में बताइए, 50% इसके बारे में बताइए। ठीक है, मेरे ख्याल है आज का तो समय हम लोग का समाप्त होने जा रहा है, हालांकि 8-10 क्वेश्चन और थे, बिहार पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चन थे, कल और है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें आज चक्रव्यूह किया है, कल हम लोग इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें और क्या क्या लिखना चाहिए। आज मैंने वो आइडिया आइडेंटिफाई किया, ये क्वेश्चन में कहाँ कहाँ तक हमें जाना है, अब उसमें क्या क्या लिखना है, उसमें कैसे बैलेंस बनाना है, उसमें कैसे इंडिया के पक्ष को या किन चीज़ों को हाईलाइट करनी है, इसकी चर्चा हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। राइट, कल आप लोग इसी समय में 8 बजे फिर जुड़ेंगे, सेम एक रिविजनरी कोर्स शुरू हो रहा है, रिवीजन कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन पे 2 जुलाई से, उसको आप लोग ज्वाइन करें और कोर्स ज्वाइन करें तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करें जरूर, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और भी हम लोग बहुत सुविधाएं देते हैं जो हम लोग के रेफरल कोड पे एडमिशन लेते हैं, और ये टेलीग्राम नंबर है, इस टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको फाइनली वो मिल सके। राइट, ओके, थैंक यू।